तो कैसे हो मेरे प्यारे साथियों। आज मैं आपके लिए वो स्टोरी लेकर आ चुका हूं जो काफी समय से हमारे चैनल पर चल रही है। यह स्टोरी है ब्रह्म राक्षसनी बिंदिया की। दोस्तों, अब तक आपने ब्रह्म राक्षसनी बिंदिया के 4 पार्ट सुन लिए हैं और आज मैं इस स्टोरी का आखिरी भाग लेकर के आया हूं। तो अब तक स्टोरी काफी ज्यादा रोमांचक मोड पर पहुंच चुकी है। तो अगर आपने इस स्टोरी के पहले के भाग नहीं सुने हैं तो उसे जरूर सुने, वरना यह स्टोरी आपको पूरी तरह से समझ नहीं आएगी। लेकिन जो लोग पहली बार सुन रहे हैं वह इस स्टोरी को यहीं से सुन सकते हैं, और जब आपको पूरी तरह से इंटरेस्ट आए तब आप बाकी के पार्ट सुन लेना। आपको इस स्टोरी की पूरी प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को एक बार इस स्टोरी के बारे में याद दिला देता हूं। तो अब तक आपने सुना कि सरन गोपाल के साथ उसके गांव गया, जहां एक बंद पड़े घर में उसे बिंदिया मिली, जो कि सदियों से अपने पति भंवर की तलाश में थी। उसकी इस तलाश में सरन ने उसका साथ दिया और उसे घर ले आया। यहां आकर उसने बिंदिया को अपनी शक्तियों का ज्ञान देने के लिए हिमालय भेजा। वहां उसकी मुलाकात सागर से हुई और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। लेकिन सागर के घर वाले काफी लालची थे और सागर की संपत्ति हड़पना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने चालें चली। लेकिन उनका पासा उल्टा पड़ गया, क्योंकि बिंदिया जो सागर के साथ थी, लेकिन सागर की सौतेली मां को बचाने के चक्कर में सागर को चोट लग गई और वो बेहोश हो गया। बिंदिया ने उसे होश में लाने की काफी कोशिश की, लेकिन सागर कोमा में था और होश में नहीं आ पा रहा था। उसे होश में लाने के लिए बिंदिया को उसके सपनों की दुनिया में जाना पड़ेगा और उसे वहां पर इसका एहसास करवाना पड़ेगा कि ये सब सपना है। और अब आगे की स्टोरी सुनते हैं। साथियों, मैं हूं सरन, जो आपको बिंदिया की पूरी स्टोरी बता रहा हूं। तो सागर के पास जाने के लिए बिंदिया ने मुझसे आज्ञा ली और चल पड़ी अपनी मंजिल की ओर। लेकिन इस दौरान मेरा मन थोड़ा भारी भारी लग रहा था। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं बिंदिया को इसके बाद देख नहीं पाऊंगा। मैंने जैसे तैसे अपने दिल को समझाया, लेकिन रह रहकर मुझे वैसे ख्याल अभी भी आ रहे थे। बिंदिया सागर के सपने में चली तो गई थी, लेकिन उसका दिमाग मुझसे जुड़ा हुआ था, जिसकी वजह से वहां पर क्या हो रहा था, क्या नहीं, मुझे सब पता चल रहा था। बिंदिया की आंखें धीरे धीरे खुली तो उसने अपने आप को एक बहुत ही बड़े मैदान में पाया। वह यहां वहां हैरानी से देखने लगी। ठीक इसी दौरान उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज आई, कौन हो तुम और मेरे घर पर क्या कर रही हो? वह आवाज सुनकर बिंदिया जैसे ही पलटी तो हैरान रह गई, क्योंकि वह सागर था। उसे अपने सामने देखकर बिंदिया तेजी से उसके पास गई, लेकिन इतनी देर में उसने अपना सवाल दोबारा दोहराया। यह देखकर बिंदिया को काफी ज्यादा हैरानी हुई, क्योंकि सागर उसे पहचान ही नहीं रहा था। फिर उसे याद आया कि ये उसके सपनों की दुनिया है और शायद इसीलिए ही ये हो रहा होगा। ये सोचकर बिंदिया ने कुछ मंत्र पढ़े ताकि वो उसे यह याद दिला सके, लेकिन उसकी शक्तियां सागर पर काम नहीं कर रही थी। यह देखकर उसे पता चल गया था कि अब उसे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे सागर को सब याद आ सके। वही जब काफी देर तक भी बिंदिया ने कुछ नहीं बोला तो सागर ने उसका हाथ पकड़ा और उसे घर से बाहर निकाल दिया। बाहर आकर बिंदिया बोली, आपके घर के पड़ोस में सरन भैया रहते थे, मैं उनकी बहन हूं। यहां पर ताला लगा हुआ है, इसलिए मैं यहां आ गई पूछने के लिए कि कहीं वह यहां तो नहीं है। ये देखकर सागर ने जब अपने घर के बाजू में मौजूद घर की ओर देखा तो पाया कि सच में वहां ताला लगा हुआ था। उसे बिंदिया को ऐसे बाहर छोड़ना सही नहीं लगा और वो उसे अपने घर ले आया। बिंदिया ने उसके घर को अच्छे से देखा और फिर बोली, आप सागर है ना? भैया ने बताया था आपके बारे में। इस पर सागर कुछ न बोला। वह शायद बिंदिया से बात करते हुए सहज महसूस नहीं कर रहा था और बिंदिया ने ये बात भांप ली थी, इसलिए वह बोली, वैसे मेरे भाई कब तक आएंगे, कुछ पता है? तब सागर बोला, मुझे नहीं पता, आप उन्हें फोन करके पूछ लीजिए। यह सुनकर बिंदिया ने फोन निकाला और बात करने लगी। इसी दौरान उसके दिमाग में मेरी आवाज गूंजी और मैंने उससे कहा, बिंदिया क्यों समय खराब कर रही हो, उसे सब सच बताओ और लेकर चलो। तब बिंदिया बोली, भाई हम ऐसा नहीं कर सकते,
ये भले ही उसके सपनों की दुनिया है, लेकिन उसके लिए ये सच्चाई है, और अगर हमने उसे ऐसे ही बताया तो इसका घातक परिणाम हो सकता है। मुझे थोड़ा समय दीजिए। इसके बाद बिंदिया ने मन ही कोई मंत्र पढ़े और बाहर से गाड़ी रुकने की आवाज आई। वो आवाज सुनकर बिंदिया बोली, लगता है भैया आ गए, अब मैं चलती हूं। बोलकर बिंदिया वहां से चली गई। बिंदिया वहां से घर आ गई और अब वो इस जगह के बारे में और जानने लगी। तब उसने पाया कि सागर की इस सपनों की दुनिया में सागर बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके परिवार का कोई भी उसके साथ नहीं है और इसी वजह से वो बिल्कुल अकेला ही रहना पसंद करता है। तब बिंदिया ने सोचा कि पहले सागर से दोस्ती करनी पड़ेगी, उसके बाद ही कुछ होगा। वहीं दूसरी तरफ तांत्रिक रघु के मन में कोई अलग ही खिचड़ी पक रही थी। उसने अपने कुछ साथियों को फोन करके वहां आने को कहा, लेकिन मनीषा ने यह सुन लिया और उसने उनसे पूछा कि आखिर वो किसे बुला रहे थे। तब उन्होंने कहा, कुछ नहीं, वो यहां पर ये जो सब हो रहा था इसके लिए मैंने एक क्रिया सोची है, बस उसी के लिए मैं अपने साथियों को बुला रहा हूं, क्योंकि वहां मैं अकेला नहीं कर सकता। ये सुनकर मनीषा बोली, ठीक है, लेकिन इसमें इतना छुपाकर बात करने वाली क्या बात है, आप हमारे सामने भी बात कर सकते थे। तब रघु बोला, मैं कह नहीं सकता कि मैं इसमें सफल होऊंगा भी या नहीं, इसलिए सबसे पहले एक छोटी सी साधना करनी पड़ेगी जो कि उन सब के साथ करनी पड़ेगी। अगर एक बार वह मैंने कर ली तो मतलब हम आगे सफल हो सकते हैं। तुम लोग अपनी तरफ से कोशिश जारी रखो, मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूं। बोलकर वह तो वहां से चले गए, लेकिन मनीषा को अब कुछ गड़बड़ लगने लगी थी, क्योंकि वह जो कुछ भी बोल रहे थे वह उनके चेहरे से मैच नहीं खा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ छुपा रहे हैं, और इसलिए मनीषा ने यह बात आकर मुझसे कही। मैं रघु को काफी समय से जानता था दोस्तों, तो ऐसे में उस पर शक कैसे कर सकता था। मुझे याद है कि कैसे उसने कितनी बार हमारी मदद की थी, इसलिए मैंने मनीषा से कहा, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, रघु ऐसा इंसान नहीं है, उससे जो कुछ बन पड़ रहा है हमारी मदद करने के लिए कर रहा होगा। ये सुनकर मनीषा बोली, तुम समझते क्यों नहीं सरन, इस दुनिया में कोई भी किसी की सहायता बेमतलब में नहीं करता। जरूर उसका कोई बड़ा मकसद है जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि अभी जो हो उसकी वजह से हमें आगे चलकर पछताना पड़े। दोस्तों, मुझे पता था कि मनीषा गलत नहीं कह रही, लेकिन मैं रघु पर बिल्कुल अपने परिवार की तरह विश्वास करता था, इसीलिए चाहकर भी उसके ऊपर शक नहीं कर सका। इसलिए मनीषा ने भी ज्यादा मुझसे कुछ नहीं कहा। वहीं दूसरी तरफ नमन ये कोशिश कर रहा था कि सागर को कभी होश ही ना आए, इसलिए उसने डॉक्टर को पैसे देकर उसकी दवाई सही से करने के लिए मना कर दिया। वहीं दूसरी तरफ नीलांजना ने देखा था कि जिस समय उसे किसी की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस समय सागर ने ही उसकी मदद की थी। इसलिए उसे जब इस बारे में पता चला तो उसने नमन को रोकने की कोशिश की, लेकिन नमन ने उसकी भी ना सुनी। वहीं दूसरी तरफ सागर के सपनों की दुनिया में सरन सागर के पास आया और उसे खाने पर बुलाया, लेकिन सागर ने इसके लिए मना कर दिया, क्योंकि वो किसी से ज्यादा घुलना मिलना नहीं चाहता था। उसी रात जब सागर सो रहा था तो बिंदिया उसके पास आई और उसके माथे पर हाथ रखकर मंत्रोच्चारण करते हुए वह सारी यादें उसके दिमाग में डाल दी जो भी उनके साथ की थी। उसका साथ पाकर सागर काफी खुश हो गया था। उसे ये सब सपना लग रहा था, लेकिन ये असल में असल जीवन में उसकी यादें थीं। बिंदिया के साथ उसे जो अपनापन मिला था उसकी वजह से सागर के मन को काफी ज्यादा सुकून मिल रहा था, और आज जब वह सोकर उठा था तो उसे काफी अच्छा लग रहा था। उसे वह सब सपना लगा और अब वह पूरे दिन उस सपना के बारे में सोचता रहा। और फिर दोपहर के समय जब वो किसी काम से बाहर जा रहा था तो उसे रास्ते में बिंदिया मिली। वो पैदल आ रही थी और उसे देखकर सागर के मन में वह सपना घूमने लगा। इस समय उसके मन में बिंदिया से बात करने की इच्छा हुई और उसने बिंदिया को लिफ्ट दे दी। वे दोनों बातें करते करते वापस आए और आज सागर ने बिंदिया से काफी बातें की और उसके बारे में जाना समझा था। उसे बिंदिया का साथ काफी अच्छा लग रहा था और उन दोनों में अब काफी अच्छी दोस्ती हो गई। वहीं दूसरी तरफ रघु के कुछ साथी आ चुके थे। उन लोगों में न जाने क्या बात हुई,
और फिर उसके बाद रघु मेरे पास आया और बोला, हमें एक क्रिया याद आई है और उसी के सिलसिले में मैंने अपने कुछ साथियों को बुलाया है। अगर वह सफल हो गई तो सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है ना? लेकिन इसमें आपको हमारा साथ देना पड़ेगा। मुझे भला इससे क्या आपत्ति होती, इसलिए मैं मान गया। लेकिन मनीषा बोली, हमें इस बारे में पहले थोड़ा सोच लेना चाहिए। पता नहीं क्यों मुझे उनके इरादे अब सही नहीं लग रहे। मैं पहले ही काफी ज्यादा परेशान था और अब मनीषा की इन बातों की वजह से और परेशान हो रहा था। इसलिए मैंने कहा, मैं रघु को काफी समय से जानता हूं, वह ऐसा कुछ नहीं कर सकता। वह हमारी मदद कर रहा है, इसमें हमारा ही फायदा है। मैं आज थोड़ा गुस्से में था, जिसकी वजह से मनीषा थोड़ी डर गई थी, इसलिए वह कुछ ना बोली। वही मैं उस क्रिया की सारी तैयारियां करने लगा। रघु ने मुझे कुछ सामान की लिस्ट दी थी और मैं उन सबको इकट्ठा करने में जुट गया। इस दौरान मनीषा ने उस लिस्ट को अपने पास भी नोट कर लिया और एक शाम को वह उस बंगालन के पास जा पहुंची और उन्हें वह लिस्ट दिखाकर पूछा कि आखिर ये सारा सामान किस तरह की क्रिया के काम आता है। उस सामान को देखकर वह बंगालन बोली, देखो, मुझे ठीक से तो पता नहीं, क्योंकि सिर्फ सामान देखकर पता नहीं किया जा सकता, लेकिन यह सारा सामान वशीकरण के साथ साथ एक खास तरह की क्रिया में काम आ सकता है। वह क्रिया ऐसे ही कोई भी नहीं कर सकता, उसके लिए बहुत से अनुभवी तांत्रिकों की जरूरत होती है। यह सुनकर मनीषा को थोड़ी घबराहट होने लगी, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वह कुछ सोचकर बोली, इस क्रिया के अलावा क्या यह किसी अच्छे काम में आ सकते हैं, जैसे कि किसी को ठीक करने में? तब वह बंगालन बोली, नहीं बेटा, यह सिर्फ किसी तरह के बुरे काम में ही काम आती है। इस सामान से तो यह सब साफ पता चल रहा है कि यह इंसान के साथ किसी बड़ी शक्ति को भी अपने वश में करने के लिए है। लेकिन यह लिस्ट तुम्हारे पास कैसे आई? तब मनीषा ने उन्हें सारी बात बताई। तब वह बंगालन बोली, रघु ने उस समय हमारी मदद की थी जब हम सभी लगभग हार गए थे, लेकिन अब वह अचानक से ऐसे क्यों कर रहे हैं? यह सब करके उसे क्या मिलेगा? मनीषा उन्हें बिंदिया के बारे में नहीं बता सकती थी। फिर कहीं ऐसा नहीं होता कि यह भी बिंदिया के पीछे आ जाती, इसलिए वह बोली, बात यह है कि सरन के कोई पूर्वज थे जो कि सरन से मानसिक रूप से जुड़े हुए हैं और वह शायद सरन से उन्हें पाना चाहते हैं। वैसे माताजी, क्या आप इस सब से निकलने में मेरी मदद कर सकती हैं? तब वह बोली, देखो बेटी, सच कहूं तो मैं बस छोटे मोटे टोने टोटके जानती हूं। मैं ज्यादा से ज्यादा कम शक्तिशाली प्रेत भी उतार सकती हूं, लेकिन इससे ज्यादा मेरे बस का नहीं है। इसके लिए कोई अनुभवी तांत्रिक चाहिए होगा। ये सब सुनकर मनीषा थोड़ी घबरा गई, क्योंकि वह आने वाली मुसीबत से आगाह हो चुकी थी और कोई उसकी सुन भी नहीं रहा था। लेकिन मनीषा ने एक बार दोबारा मुझसे बात करने की कोशिश की। उसने मुझे इन सब सामानों का असली सच बताया, लेकिन मैंने कहा, देखो मनीषा, उन बंगालन को बड़ी बड़ी साधना के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए उन्हें नहीं पता होगा कि यह सारा सामान इन सब काम भी आ सकता है। तुम इस बारे में ज्यादा सोच रही हो। यह सब सुनकर मनीषा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि अब तो उसने मुझे सारे सबूत भी दिखा दिए थे, लेकिन फिर भी मैं रघु के ऊपर शक करने को तैयार ही नहीं था। इसलिए वह गुस्से में मुझसे लड़कर मुझे छोड़कर चली गई। मुझे उसे रोकना चाहिए था, लेकिन मैंने सोचा कि यह मुझे बिंदिया को बचाने नहीं देती, इसलिए मैंने उसे नहीं रोका। उस समय मैंने सोचा था कि एक बार मैं बिंदिया को बचा लूं तो उसके बाद मनीषा को वापस ले आऊंगा। खैर, मुझे कुछ समय लगा ये सारा सामान इकट्ठा करने में, क्योंकि इसमें अजीब तरह का सामान था, सफेद बिल्ली के बाल और भी पता नहीं क्या क्या। वहीं दूसरी तरफ सागर के सपने में सागर और बिंदिया में काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी और इसी दौरान मौके का फायदा उठाकर बिंदिया बोली, सागर, आज मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। असल में मैं इस दुनिया की नहीं हूँ और कुछ समय बाद मैं अपनी दुनिया में चली जाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं जाना चाहती, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? सागर को ये बात समझ नहीं आ रही थी। तब बिंदिया बोली, तुम मुझ पर विश्वास तो करते हो ना? तब सागर ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। फिर तभी बिंदिया ने उसके सिर पर हाथ तेरा और फिर सारी असलियत उसकी आंखों के आगे आ गई।
यह सब देखकर सागर का सिर दुखने लगा। फिर तभी बिंदिया बोली, मुझे पता है इन सब पर यकीन करना मुश्किल होगा, लेकिन यह सच है, अपने आप को संभालो। तब सागर बोला, अगर ऐसा है तो मैं अपने वास्तविक जीवन में क्यों नहीं जा पा रहा, क्यों यहीं पर अटका हूं? तब बिंदिया बोली, असल में तुम सच्चाई से अवगत नहीं थे, लेकिन अब तुम्हें सब सच पता है। तुम्हारा शरीर बिल्कुल ठीक है, बस तुम सच और सपने में फर्क नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब सब सही है, जरा अपने आसपास देखो। यह सुनकर जब सागर ने अपने आसपास देखा तो उसने पाया कि उसके आसपास के सारे दृश्य बदल रहे थे और अब वे दोनों एक अंधेरे में तैर रहे थे। उस अंधेरे में धरती, आकाश कुछ नजर नहीं आ रहा था। तब बिंदिया बोली, आओ अब असली जीवन में चले। यह सुनकर सागर ने मुस्कुराते हुए हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर बिंदिया का हाथ पकड़कर वहां से बाहर की ओर जाने लगा। वे दोनों वहां पर हवा में ऊपर की ओर जाने लगे और फिर कुछ ही देर में उन्हें ऊपर की तरफ एक सफेद रोशनी दिखाई दी, जिसे देखकर बिंदिया बोली, बस हम पहुंचने ही वाले हैं। और इसी के साथ ही वह दोनों उस सफेद रोशनी में समा गए। बिंदिया अब असल जीवन में आ चुकी थी। उसने आसपास देखा तो पाया कि सागर बिस्तर पर पड़ा है। उसके पास जो मॉनिटर लगा हुआ था उसमें कुछ कुछ लाइन ऊपर नीचे उठ रही थी। बिंदिया को पता चल चुका था कि सागर कुछ ही समय में होश में आ जाएगा, इसलिए वह उसे छोड़कर मेरे पास आने लगी। दोस्तों, यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि वह साधना अब तक हो चुकी थी, जिसका असर यह हुआ था कि मैं पूरी तरह से रघु के बस में आ चुका था। बिंदिया जब मेरे पास आई तब मैंने उससे कहा, तुम्हारे पास काफी ज्यादा शक्तियां हैं, लेकिन तुम उनका सही से इस्तेमाल करना नहीं जानती, इसलिए अब से जैसा मैं कहूं वैसा ही करो। बिंदिया को मेरी यह बात कही ज्यादा अजीब लग रही थी और सच कहूं तो उस समय मैं होश में था। मैं यह सब करना नहीं चाहता था, लेकिन मेरा अपने पर कोई भी कंट्रोल नहीं रह गया था। अब मुझे मनीषा की बात याद आ रही थी, लेकिन अब मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तब बिंदिया बोली, आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसे ही तो कर रही हूं, लेकिन आप आज इतना अजीब क्यों लग रहे हैं, और भाभी कहां पर है? लेकिन मैंने उसके इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और बोला, तुम्हें रघु के साथ एक तरह की साधना करनी होगी और उसके बाद तुम तुम्हारे पति के पास चली जाओगी। ये सुनकर बिंदिया बोली, भैया क्या हम इसके लिए थोड़ा रुक नहीं सकते, क्योंकि मैं पहले सागर को ठीक करना चाहती हूं और उसके बाद ही मुक्त होना चाहूंगी। ये सुनकर मैं गुस्से में बोला, उस लड़के से तुम्हारा किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं है, फिर तुम उसके लिए इतना क्यों कर रही हो? तुम बहुत समय से ऐसे ही भटक रही हो। अब मैं तुम्हारा देखूं या अपना परिवार, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम जल्दी से जल्दी मुक्त हो जाओ। यह सुनकर बिंदिया बोली, अगर ऐसा है तो आप अपना परिवार संभालो, मैं अपना देख लूंगी। तब मैंने उसे डांटा और कहा, तुम हर बार बड़ी मुसीबत में फंस जाती हो और फिर मुझे तुम्हें निकालने आना पड़ता है। तुम कोई इंसान नहीं बल्कि ब्रह्म राक्षसनी हो, भूलो मत। बहुत से लोग तुम्हारी शक्तियों के पीछे पड़े हैं। मैंने तुम्हें वहां से बाहर निकाला था, जिसकी वजह से अब मुझे ही तुम्हें यहां से मुक्त करना पड़ेगा। मेरी बात मानो और सब कुछ छोड़कर रघु के साथ साधना करने बैठो। मैं उससे इतनी सख्ती से बात कर रहा था कि बिंदिया इससे थोड़ी डर गई। भले ही मैं इंसान था, लेकिन बिंदिया मेरी अपने बड़े भाई की तरह इज्जत करती थी, इसलिए वो इसके लिए मान गई। वहीं दूसरी तरफ सागर को अब तक होश नहीं आया था। सागर को सपने और हकीकत में फर्क तो पता चल गया, लेकिन वह न जाने क्यों वहां से बाहर नहीं आ पा रहा था। वहीं पर मनीषा पता नहीं कहां चली गई थी, ना ही मुझे फोन कर रही थी और मैं खुद उसे फोन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं तो पूरी तरह से रघु के बस में था। और अब रघु पूनम की रात का इंतजार करने लगा और तब तक मैं बिंदिया को अपने पास रखे हुए था। मैं 24 घंटे उस पर नजर रखता था और इसलिए मैं काम पर भी नहीं जा रहा था। यह देखकर बिंदिया ने मुझसे कहा, आप इसी तरह से घर पर रहे तो आपके काम का नुकसान होगा, इसलिए आप काम पर जाइए। मैं पहले भी तो आपके बिना रहती थी ना। लेकिन मुझे रघु ने बोला था कि हमेशा बिंदिया के ऊपर नजर रखो। उसकी वजह से मैं किसी की कोई सुन ही कहाँ रहा था। मैं जब 4-5 दिन तक ऑफिस नहीं गया तो मुझे ऑफिस से फोन आने लगे।
लेकिन मैंने उन्हें यह बोल दिया कि मैं काम छोड़ रहा हूं। मैं यह करना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरन करना पड़ रहा था। मुझे मन ही मन रघु के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसकी वजह से न सिर्फ बिंदिया मुसीबत में पड़ने वाली है, बल्कि मेरा कैरियर भी खराब हो रहा है। मुझे ऑफिस वालों ने निकाल दिया और अब मैं दूसरी जगह काम के लिए भी नहीं देख रहा था। यह देखकर बिंदिया को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि मैंने इस तरह का व्यवहार पहले कभी नहीं किया था। उसने मुझसे इस बारे में बात की, लेकिन मैंने उसे झिड़क दिया। बिंदिया ने इस बारे में मनीषा से बात करने की कोशिश की और उसे फोन किया। तब मनीषा बोली, अब इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता। मैंने सरन को समझाने की काफी कोशिश की थी, लेकिन वह मेरी बात नहीं समझे। मैं इसी बारे में पता करने के लिए बाहर आई हुई हूं, तब तक तुम उसका ख्याल रखो। यह सुनकर बिंदिया बोली, भाभी आप ये क्या बोल रही हो? सरन भैया पागल हो गए हैं। और कुछ नहीं, उन्होंने काम छोड़ दिया और पूरे दिन मेरे ऊपर नजर रखे रहते हैं। वह आपके बारे में, सागर के बारे में, सबके बारे में उल्टा सीधा बोलते रहते हैं और हमेशा इसी बात की रट लगा के रखते हैं कि रघु की सारी बात मानो। यह सुनकर मनीषा बोली, मुझे पता है बिंदिया, और मुझे यह भी पता है कि इन सब से तुम काफी ज्यादा परेशान हो, लेकिन तुम परेशान मत हो। मैं परेशानी का हल निकाल ही लूंगी। तुम्हें मुझ पर तो भरोसा है ना? बिंदिया को मनीषा पर काफी ज्यादा भरोसा था। उसे पता था कि मनीषा उसका कुछ भी गलत नहीं होने देगी, इसलिए उसने उसकी बात मान ली। वहीं दूसरे तरफ पूनम की रात से कुछ समय पहले रघु ने मुझे एक दूसरा ताबीज दिया। दोस्तों, यहां उसने मुझे यह ताबीज इसलिए दिया था क्योंकि मैंने उसे बता दिया था कि बिंदिया कुछ समय पहले मनीषा से बात कर रही थी। अब मनीषा के ऊपर रघु को भरोसा नहीं था। उसे पता था कि मनीषा उसके काम में टांग अड़ा सकती है, इसलिए उसने मुझे यह ताबीज दिया था, ताकि अगर मनीषा मुझे सही करने की कोशिश भी करे तो मैं सही ना हो पाऊं। पूनम की रात मैं बिंदिया को लेकर घर से निकल गया। रात काफी ज्यादा हो चुकी थी और आसपास इतना ज्यादा सन्नाटा था कि कोई भी घबरा जाए, लेकिन मैं आज कुछ अनर्थ करने जा रहा था। मैं बिंदिया को लेकर शमशान पहुंच गया। वहां पर रघु अपने 10 साथियों के साथ पहले से ही तैयार था। मुझे बिंदिया के साथ आता देखकर उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान आ गई। आज उसके मंसूबे जो कामयाब होने वाले थे। बिंदिया को काफी ज्यादा अजीब लग रहा था, इसलिए वह बोली, तांत्रिक जी, ये किस तरह की साधना है? तब रघु बोला, यह एक अलग तरह की साधना है बिंदिया, तुम्हें वही करना पड़ेगा जो मैं कहूं। तुमने कुछ चीजों का ज्ञान सीखा होगा, वह तुम्हें यहां इस्तेमाल करना है। बिंदिया यह करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन सरन ने उसे कहा था कि वह उसकी सारी बात माने, इसलिए उसने हां में अपनी गर्दन हिला दी। इसी के साथ ही कुंड में अग्नि जलाकर वह सारे के सारे तांत्रिक बैठकर अजीब से मंत्र बोलने लगे। वहां पर कुछ ही देर में अजीब तरह से हवा अपना रूप दिखाने लगी। यह देखकर बिंदिया को थोड़ी घबराहट होने लगी थी और वह बोली, तांत्रिक जी, यह कुछ सही नहीं लग रहा। यह तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आप किसी तरह के प्रेतों को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। रघु अभी साधना में लीन था, इसलिए कुछ कर नहीं सकता था। इसलिए मैं बोला, यह मत भूलो कि तुम 200 सालों से भटक रही हो और इस वजह से इन सबको इतनी ज्यादा कठिनाई हो रही है। लेकिन चिंता मत करो, सब सही है, तुम शांति से बैठो। इसके लिए बिंदिया मान गई और फिर कुछ देर बाद रघु बोला, बिंदिया, तुम्हें गुरुजी ने अपनी रक्षा के लिए दूसरी शक्तियों को कैसे सोखना है वह सिखाया होगा। तुम्हें उन मंत्रों को पढ़ना है। यह सुनकर बिंदिया हैरानी से बोली, लेकिन तांत्रिक जी, उन शक्तियों के इस्तेमाल से तो आसपास भटकने वाले जितने भी प्रेत हैं उनकी शक्तियां मैं सोख लूंगी। इन सब का इस साधना में क्या काम? तब वह तांत्रिक बोला, बिंदिया, अगर तुम यह जान लेती तो इतने सालों से इस तरह से भटक नहीं रही होती, अपने पति तक बड़ी आसानी से पहुंच जाती। खैर, वह सब छोड़ो और जितना तुमसे कहा जाए उतना करो और जल्दी करो, हमारे पास समय नहीं। यह सुनकर मैंने भी बिंदिया को जोर देना शुरू किया कि वह जल्दी से वैसा करे जैसा रघु कह रहा है। बिंदिया रघु की बात मानना नहीं चाहती थी, लेकिन अब मैं कह रहा था इसलिए उसे माननी पड़ी
और उसने अजीब से मंत्र बोलने शुरू किए। ऐसा होने से बाद वहां की हवा पहले से ज्यादा गाढ़ी हो गई। बिंदिया के आसपास से काफी अजीब तरह की रोशनी फूट रही थी, जो कि देखने में काफी ज्यादा भयानक लग रही थी, और आसपास से अजीब तरह की रोशनी निकलकर बिंदिया के अंदर समाने लगी। पहले तो बिंदिया फिर भी आसानी से ऐसा कर पा रही थी, लेकिन एक समय के बाद उसने यह बंद किया और हाँफते हुए बोली, बस अब इससे ज्यादा मैं और नहीं कर पाऊंगी। लेकिन तभी रघु बोला, तुम्हें थोड़ा और करना पड़ेगा बिंदिया, तुम ये कर सकती हो। सरन बोलो इसे। इस पर मैंने दोबारा से बिंदिया को जोर दिया। बिंदिया मना करती रही, लेकिन मैं नहीं माना, और एक समय बाद जब वह नहीं मान रही थी तो मैं उस पर चिल्ला उठा। यह सुनकर बिंदिया थोड़ी डर गई और उसने न चाहते हुए भी दोबारा से मंत्र पढ़ने शुरू किए। इसी के साथ ही दोबारा से आसपास से अजीब तरह की ऊर्जाएं बिंदिया के अंदर समाने लगी। वो रुकना चाहती थी, लेकिन हम उसे रुकने नहीं दे रहे थे, और एक समय ऐसा आया जब बिंदिया को अपने आसपास क्या हो रहा है उसका कोई आभास ही नहीं रहा। आसपास से अब अजीब तरह की ऊर्जाएं निकलकर बिंदिया के शरीर में जाना बंद हो चुकी थी। वहां एक अजीब तरह की शांति छा गई थी। बिंदिया की आंखें नीली ऊर्जा की अधिकता से धधक रही थी। उसके शरीर के आसपास भी नीली ऊर्जा की चिंगारियां उठ रही थी। मैं बता नहीं सकता कि वह दृश्य कितना ज्यादा भयानक लग रहा था। मैंने बिंदिया को इस तरह से पहले कभी नहीं देखा था। उसका चेहरा आज इतना ज्यादा भयानक लग रहा था कि मैं रघु के बस में होने के बावजूद बिंदिया से डरा हुआ था। उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था, जिस पर किसी तरह के कोई भाव नजर नहीं आ रहे थे। उसे ऐसे देखकर रघु बोला, आखिरकार हमने अपना एक चरण पूरा कर लिया, बस अब हमें बाकी के चरण भी ऐसे ही पूरे करने हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह आखिर क्या बोल रहा है, लेकिन मैं पूरी तरह से उसके बस में था, इसलिए कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। इन सब के बाद हम वापस घर आ गए, लेकिन अब बिंदिया का बर्ताव पहले से काफी अलग हो चुका था। वह अब बिल्कुल शांत थी। वो ना तो कुछ बोलती थी और ना ही कहीं जाती थी। यहां तक कि मनीषा का फोन आया तो उसने उसका फोन भी नहीं उठाया, और ना ही मैंने। ऐसे ही 4-5 दिनों तक चलता रहा, और उसके बाद रघु ने हमें दोबारा से एक साधना के लिए बुलाया। हम दोबारा से गए, और इस बार बिंदिया बिना कुछ बोले वह साधना करने लगी। पता नहीं यह किस तरह की साधना थी कि इसमें बिंदिया के शरीर के आसपास चक्रवात बनने लगा। इस दौरान उसके आसपास जो भी चीज थी वह चक्रवात में फंसकर उड़ने लगी। इसलिए रघु ने मुझसे कहा कि मैं थोड़ी दूर ही जाकर खड़े हो जाऊं। मैंने भी इस पर ज्यादा बहस नहीं की, और जैसा उसने कहा वैसा ही किया। कुछ समय बाद वह चक्रवात पहले से ज्यादा बड़ा हो गया, और देखते ही देखते वह इतना ज्यादा बड़ा हो गया कि वहां पर जो साधना चल रही थी, उस साधना में जो कुंड में अग्नि जलाई गई थी, वह भी उस चक्रवात में फंसकर शांत हो गई। इतना ही नहीं, उसकी सारी लकड़ी और वह कुंड, वह भी उस चक्रवात में फंसकर उड़ने लगा था। यह सब ऐसे ही चलता रहा, और फिर आखिरकार रघु ने मुझसे कहा, तुम्हारा काम पूरा हुआ सरन, अब तुम जा सकते हो। मैं तुम्हें मुक्त करता हूं। तुम यहां से घर जाओगे और जाकर चुपचाप सो जाओगे, और उसके बाद तुम्हें यह सब कुछ याद नहीं रहेगा। इस पर मैंने हां कर दी और फिर वहां से चला गया। मैं वहां से घर आया और जाकर चुपचाप सो गया, और सच में अगले दिन मुझे मेरे शरीर पर नियंत्रण लग रहा था। इसी के साथ ही मुझे पिछले दिन का कुछ भी याद नहीं आ रहा। मुझे बस इतना याद था कि मैंने रघु के साथ मिलकर कोई साधना की थी। मैंने अपने दिमाग पर जोर डालने की काफी कोशिश की, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने रघु को फोन करके उससे इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन उसका नंबर लग ही नहीं रहा था। फिर मैंने मनीषा को फोन करके बुलाया। तब मनीषा ने कहा कि वह अभी थोड़ा शहर से बाहर है, बाद में आएगी। अभी तक मुझे यही लग रहा था बिंदिया अब भी सागर के सपने में है, इसलिए मैंने बिंदिया के बारे में सोचा ही नहीं। लेकिन यहाँ मुझे एक बात अजीब लगी, और वो ये कि उसके सपने में जाने से पहले मैं बिंदिया से मानसिक रूप से जुड़ा हुआ था, लेकिन अब मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वह कहाँ पर है। इसी वजह से मुझे उसकी थोड़ी चिंता होने लगी थी, और मैंने सागर के घर पर फोन किया
तो यहाँ मुझे एक बहुत ही ज्यादा हैरानी वाली बात पता चली, और वो ये कि सागर कुछ दिनों पहले मर चुका था। यह सुनकर मुझे काफी ज्यादा टेंशन होने लगी, क्योंकि अगर सागर जिंदा नहीं है तो बिंदिया कहाँ गई। मैंने मनीषा को यह बात बताई। तब मनीषा बोली, मुझे यह बात पता है और शायद तुम्हें भी यह बात पता थी, लेकिन तुम्हें याद नहीं। यह सुनकर मुझे काफी ज्यादा अजीब लगा, क्योंकि मुझे यह बात याद कैसे नहीं होती। तब मनीषा बोली, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि रघु के ऊपर इतना भी अंधा विश्वास मत करो। उसने देखा आखिरकार क्या किया। उसने तुम्हारा इस्तेमाल करके आखिरकार बिंदिया को पा ही लिया, और अब पता नहीं वह उसका क्या करेगा। सारे सबूत मेरे सामने थे, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था कि ऐसा भी कुछ हुआ था। मैंने अपने फोन के रिकॉर्ड देखे तो मैंने देखा कि मुझे ऑफिस से भी निकाल दिया गया है। मुझे इस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उस रघु ने न सिर्फ मेरा कैरियर खराब किया था, बल्कि मेरी बहन को लेकर भी जा चुका था, और अब मुझे लगने लगा था कि सागर की मौत में उसका ही हाथ होगा। अब नौकरी तो मेरी बची नहीं थी, तो मुझे छुट्टी लेने की भी कोई नीड नहीं थी। इसलिए अब मैं उस तांत्रिक को ढूंढने लगा, लेकिन वह लोग बिंदिया को लेकर रफू चक्कर हो चुके थे। मैं कई दिनों तक उन्हें वहीं ढूंढता रहा, लेकिन वह लोग मुझे नहीं मिले। ठीक इसी दौरान मनीषा वापस आ गई और मैं उसके सामने फूट फूट कर रोया। तब मनीषा ने मुझे संभाला और कहा, मुझे पता है तुम्हें अपने आप पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन अभी गुस्सा करने का समय नहीं है। हमें बिंदिया को ढूंढना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है कि वो लोग बिंदिया को अपने साथ क्यों लेकर गए? बिंदिया इतनी ज्यादा शक्तिशाली है कि वह उसका इस्तेमाल अपनी साधना में करना चाहते हैं, और वो उसके सहारे कुछ भी कर सकते हैं। तब मैंने कहा, इतनी बड़ी दुनिया में आखिर हम उसे ढूंढेंगे कहां? पता नहीं वह उसे कहां ले गया, और उसने सागर को भी मार दिया है। अब पता नहीं मैं बिंदिया को क्या जवाब दूंगा। तब मनीषा बोली, उसकी मौत में उस तांत्रिक का कोई हाथ नहीं है, क्योंकि उसे उससे क्या मतलब। लेकिन मुझे उसके माता पिता पर शक है। खैर, अभी वो जरूरी नहीं। मुझे तुम्हें कुछ और बात बतानी है। सागर की जो असली मां थी वो पता है कौन थी? वो भंवर के भाई के बच्चों की संतान की वंशज थी। इसका मतलब समझे तुम? यह सुनकर मुझे समझते देर ना लगी कि सागर ही पूर्व जन्म में भंवर था, लेकिन इन सब का अभी कोई मतलब नहीं रह गया था, क्योंकि सागर मर चुका था और बिंदिया भी अब रघु के वश में पता नहीं कहां थी। मैं इन्हीं सब के बारे में सोच रहा था कि तभी मनीषा बोली, ये जो रघु था, ये तुम्हारे दोस्त गोपाल के आसपास के गांव से था ना? और गांव वाले उसके बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे। हमें वहां जाकर उसके बारे में पता करना चाहिए। हो सकता है कि हमें उसका कोई सुराग मिल जाए। मुझे भी ये बात ठीक लगी और मैं गोपाल के गांव आ गया, वहीं पर जहां पर इन सब की शुरुआत हुई थी। लेकिन इस दौरान मनीषा मेरे साथ नहीं थी, क्योंकि भले ही मेरी नौकरी चली गई थी, लेकिन मनीषा की नहीं, और मनीषा की छुट्टियां पूरी हो चुकी थीं, और अगर वो और छुट्टी लेती तो उसकी नौकरी भी जा सकती थी, और घर चलाने के लिए हम में से किसी एक का तो काम करना जरूरी था। खैर, मैंने गोपाल को भी अपने साथ ले लिया और उसे सब कुछ बता दिया, क्योंकि ये उसके गांव की ही बात थी, इसलिए मुझे उस पर भरोसा था। गोपाल भी मेरे साथ गांव आ गया, और फिर हम लोग हर उस जगह गए जहां पर भी वह तांत्रिक हो सकता था, लेकिन न जाने क्यों हमें वह तांत्रिक नहीं मिला। हमने गांव के कुछ लोगों से भी उसके बारे में पता करने की कोशिश की, लेकिन हमें निराशा ही हाथ लगी। मैं अब पूरी तरह से टूट चुका था, क्योंकि मैं कई दिनों से पागलों की तरह उसे ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे इसमें कामयाबी ना मिली, और अब तो मेरे पैसे भी खत्म होने को आए थे। इसलिए मैं वापस आ गया, लेकिन मेरा किसी काम में मन नहीं लग रहा था। रह रहकर मुझे बिंदिया की याद आ रही थी, और इन्हीं सब के दौरान एक दिन मनीषा मुझसे बोली। उन बंगालन माई से मैंने बात की थी, और वो मुझसे बोल रही थी कि शायद उनके कुछ लोग इसमें हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, मैं बिंदिया के बारे में ज्यादा किसी को बताना नहीं चाहता था, इसीलिए मुझे लगा कि मनीषा ने उन बंगालन माई को सब बता दिया, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। मनीषा ने उन्हें बताया कि मेरी कोई बहन थी जो कि मर चुकी है, और अब वो उस तांत्रिक की कैद में है, और उस तांत्रिक का कहीं कोई अता पता नहीं है।
मेरे मन में उम्मीद जगी और मैं मनीषा के साथ उन माई के पास गया। उन माई के साथ एक आदमी और था जो कि उन्होंने ही बुलाया था। हमें देखते ही वो बोला, इस लड़की ने हमें बताया कि तुम लोगों के साथ क्या क्या हुआ। मुझे लगता है कि हो ना हो मरने के बाद तुम्हारी बहन कोई शक्तिशाली चुड़ैल बन गई होगी, तभी उसके पीछे वो तांत्रिक पड़ा है। वैसे तुम्हारी बहन की मौत हुई कैसे? तब मैंने कहा, उसकी लव मैरिज थी, बट ससुराल वाले उसे पसंद नहीं करते थे, इसलिए कोई भूत प्रेत उसके ऊपर छोड़ दिया था जिससे वो मर गई। वैसे ये तो पुरानी बात है, अभी वो तांत्रिक मेरी बहन को लेकर कहाँ गया है वो समझ नहीं आ रहा। एक बार इसका पता चल जाए तो मैं अपनी बहन को उसके पास से छुड़वा लाऊंगा। ये सुनकर वह बंगालन माई बोली, तुमको क्या लगता है कि उसे छुड़वाना इतना आसान होगा? उसके पास बहुत सी कैद आत्माएं होंगी जो मौका मिलते ही तुम्हारे ऊपर छोड़ दी जाएंगी, जिससे तुम अपने आप को ऐसे नोच डालोगे जैसे कि कोई जंगली जानवर। ये सुनकर मैंने कहा, मुझे नहीं पता कि मैं इन सब से जिंदा बच पाऊंगा भी या नहीं, लेकिन अपनी बहन को मैं इन सब से जरूर बचाना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि उसे मुक्ति मिल जाए, इसलिए अब मुझसे जो बन पड़ेगा वो मैं करूंगा। ये सुनकर वह बंगालन माई खामोश रही और फिर वो बोली, अगर तुम्हें पाप को मिटाना है तो उसके घर के अंदर जाना ही पड़ेगा। वहां तुम्हारे काफी ज्यादा दुश्मन होंगे, लेकिन अगर तुम्हें अपनी बहन को बचाना है तो तुम्हें ये करना ही होगा। तुम्हें तांत्रिक विद्या सीखनी पड़ेगी। ये सुनकर मैं काफी हैरान रह गया, क्योंकि मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरी किस्मत मुझे इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी। मैं एक सामान्य इंसान की तरह ही जीना चाहता था और अब मेरे सामने ये मोड़ आ चुका था। मैंने घर जाकर इस बारे में अच्छे से सोच विचार करने का सोचा। मैंने मनीषा को भी ये बात बताई और अब हमें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करें। रघु पता नहीं बिंदिया को लेकर कहाँ चला गया था और पता नहीं वो उसकी शक्तियों का कैसा इस्तेमाल करेगा। मैं कोई हीरो नहीं हूँ, एक सामान्य इंसान हूँ। मेरे परिवार की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और ऐसे में सभी को छोड़कर ऐसे कैसे तांत्रिक बन जाऊं। मैंने और मनीषा ने इस बारे में काफी सोचा और फिर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पहले अच्छे से इन सब को जान समझ लेते हैं, इसके बाद अगर ये करना होगा तो करेंगे। हमने इस बारे में अलग अलग पंडितों से भी बात की और मुझे एक बात पता चली कि ब्रह्म राक्षसिनी को हरा पाना मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन अगर उसे मुक्ति मिल जाए तो सब सही हो सकता है। हम इन सब बारे में ही सोच रहे थे कि एक रात जब मेरी आंख खुली तो मैंने पाया कि मनीषा मेरे पास नहीं थी। ये देखकर मैंने सोचा कि शायद वो बाथरूम गई होगी, इसलिए मैंने दोबारा से आंखें बंद की और सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन जब काफी देर तक भी मनीषा नहीं आई तो मैं खुद उठकर बाथरूम की ओर बढ़ गया। वहां जाकर जब मैंने बाथरूम के दरवाजे पर दरवाजा खटखटाने के लिए हाथ रखा तो दरवाजा खुद ही खुल गया। बाथरूम के अंदर एकदम अंधेरा था, इसीलिए अंदर का कुछ साफ नहीं दिख रहा था। मैंने जाकर जब लाइट जलाई तो बाथरूम के अंदर सिवाय सन्नाटे के और कुछ नहीं था। अब मुझे मनीषा की थोड़ी चिंता होने लगी कि ना जाने वो इतनी रात गए कहाँ चली गई। मैं बाथरूम से बाहर जाकर उसे ढूंढने ही वाला था कि तभी अचानक से बाथरूम का दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया। मैंने दौड़कर जाकर वो दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो खुल ही नहीं रहा था। मैं उस दरवाजे को खोलने की जद्दोजहद में था कि तभी बाथरूम की लाइट अपने आप ही जलने बुझने लगी। ये सब देखकर तो अब मेरे डर के मारे पसीने छूटने लगे थे। मेरे साथ बिंदिया नहीं थी जो ये सब कर सके, तो फिर ये कौन है? कहीं कोई दुष्ट आत्मा मेरे घर में ना घुस आई हो और मुझे कोई नुकसान ना पहुंचा दे। यही सोचकर मैंने दरवाजा पीटते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया। इन्हीं सब के दौरान मेरे शरीर को तेज तेज झटके लगने लगे। ये झटके ऐसे थे मानो कोई मुझे झकझोर रहा हो। इसके अगले ही पल मेरे आसपास का दृश्य बदलने लगा और मेरी आंखें खुल गईं। ये एक सपना था, मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैं इसी बारे में सोच रहा था कि तभी मनीषा की आवाज मेरे कानों में पड़ी। क्या हुआ सरन, तुमने कोई बुरा सपना देखा क्या? तब मैंने मनीषा को सारी बात बताई। तब मनीषा बोली, तुम इस बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो, शायद इसलिए तुम्हें इस तरह के सपने आ रहे हैं। चिंता मत करो, सब सही है।
मुझे भी ये बात सही लगी और मैं दोबारा से सोने की कोशिश करने लगा, इस बात से अनजान कि कोई अदृश्य साया मुझे ही देख रहा था। शायद वो मुझसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन किसी कारणवश बोल नहीं पा रहा था। अगले दिन जब मैं बाथरूम में नहा रहा था, तब पानी की भाप से शीशे पर कुछ लिखा जाने लगा। जब मैंने उसे ध्यान से देखा तो पाया कि वहां हेल्प अस लिखा था। अब इससे पहले कि मैं कुछ करता, वो अक्षर वहां से गायब हो गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब मेरे साथ आखिर क्या हो रहा है। मैं पहले ही काफी ज्यादा परेशान था और अब ये पता नहीं कौन सी मुसीबत मेरे सिर पर आ गई थी। लेकिन मुझे इतना तो पता था कि ये जो कुछ भी है वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाने वाली। इसलिए मैंने सोच लिया था कि पहले मैं अपनी बहन को ढूंढूंगा और फिर इस चीज को। इसी तरह से 2 दिन बीत गए। मनीषा काम पर जाती और मैं बिंदिया को इन सब से बचाने का सोचता। दोस्तों, अब तक मेरी नौकरी नहीं लगी थी, लेकिन मनीषा ने ये घर संभाल लिया था और मुझे ये बोलने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। उसने मेरा साथ दिया, तभी तो मैं अपनी बहन को बचाने की ओर ध्यान दे पा रहा हूं। अगर वो मेरे लिए इतना कुछ कर सकती है तो मुझे ये बात मानने में कौन सी शर्म होनी चाहिए। बल्कि शर्म तो उन लोगों को आनी चाहिए जो अपनी पत्नी की मेहनत की कमाई भी खाते हैं और समाज बिरादरी में नाक कटने के डर से ये बात छिपाते भी हैं। खैर, मुझे इस तरह के सिग्नल अब भी मिल रहे थे, सपने भी ऐसे ही आ रहे थे, लेकिन मैंने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन इन्हीं सब के दौरान जब एक शाम को मनीषा ऑफिस से आ रही थी, तब उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो आवाज बिल्कुल साफ नहीं थी, इसलिए मनीषा को समझ नहीं आया कि वो क्या शब्द थे। लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद उसे वो आवाज दोबारा सुनाई दी और वो शब्द अब उसे बिल्कुल साफ साफ सुनाई दी, जो कि थे हेल्प अस। इन सब से मनीषा थोड़ी घबरा गई और जल्दी से घर आकर मुझे सारी बात बताई। ये सुनकर मुझे समझ आ चुका था कि ये जो कुछ भी था अब मनीषा के पास चला गया था। दोस्तों, मेरे साथ कुछ भी हो मुझे चलेगा, लेकिन मेरे परिवार के साथ मैं कुछ भी गलत नहीं होने देना चाहता था। इसलिए मैं उसी दिन मनीषा को लेकर उन बूढ़ी माई के पास गया। लेकिन अफसोस, वो माई घर पर नहीं थी। आसपास वालों से पूछताछ करने पर मुझे पता चला कि वो बंगाल गई हैं और अब कुछ समय बाद ही आएंगी। उनके अलावा मैं सिर्फ रघु पर भरोसा किया करता था और वो तो धोखेबाज निकला। मैं किसी और के पास नहीं जाना चाहता था, क्योंकि इन जैसे लोगों के इरादे सही नहीं होते और पता नहीं वो इस आफत को हटाने की एवज में क्या क्या मांग लें। इसलिए मैंने उनके आने का इंतजार करने का सोचा और घर आ गया। ये सब देखकर मनीषा बोली, देखो, परेशान मत हो, ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। हम इसके इशारे को समझने की कोशिश करते हैं, शायद हम इसकी मदद कर पाएं। अभी फिलहाल इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था, इसलिए मैं इसके लिए मान गया और अब हम उसके अगले इशारे का इंतजार करने लगे। लेकिन पता नहीं क्यों जब से मैं उन बंगालन माई के पास से खाली हाथ आया था, वो चीज़ एकदम शांत बनी हुई थी। वो हमसे किसी भी तरह का कोई संपर्क नहीं कर रही थी। हम लोग इसी बारे में सोच रहे थे कि तभी इसकी अगली रात जब मनीषा पानी पीने के लिए उठी तो उसे कमरे के बाहर से किसी के रोने की आवाज आई। वो आवाज सुनकर मनीषा ने मुझे फौरन जगाया और वो आवाज सुनने को कहा। वो रोने की आवाज अब भी आ रही थी और अंधेरा होने की वजह से वो आवाज ज्यादा गूंज रही थी। हम दोनों इससे बिल्कुल घबरा चुके थे, लेकिन फिर हमने एक दूसरे को संभाला और कमरे से बाहर की ओर बढ़ने लगे। बाहर आते ही हमें वो आवाज बिल्कुल पास से सुनाई देने लगी, लेकिन हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा था। हमने लाइट जलाकर इधर उधर भी देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। लेकिन वो रोने की आवाज अब भी आ रही थी। ये देखकर मैंने पूछा, कौन हो तुम और ऐसे क्यों रो रहे हो? लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसका रोना ऐसे ही जारी रहा और लगभग सुबह होते होते उसका रोना बंद हो गया। दोस्तों, यहां मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि वो आवाज और ये रोने की आवाज किसी लड़के की लग रही थी। हाँ, तो अब आगे चलते हैं। मैं अब मनीषा की सुरक्षा के लिए थोड़ा डर गया था और इसलिए उससे कहा कि वो कुछ समय के लिए अपने माँ बाप के घर चली जाए। इससे कम से कम वो तो सेफ रहेगी। लेकिन वो मुझे छोड़कर जाने को राजी नहीं हुई। ये सब अब हमारे साथ रोज होने लगा था। रात में उसका रोना धोना जारी रहता
और दिन में हम बाकी काम करते। मैं घर पर ही रहता था, इसलिए मुझे इससे ज्यादा कोई परेशानी नहीं हो रही थी। लेकिन मनीषा बाहर भी काम करती थी, इसलिए ना सोने की वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगी थी। इसलिए मैंने मनीषा को कान में नॉइज रिमूवल ईयर प्लग लगाने के लिए दिया, जिससे वो आराम से सो पाए और उसकी नींद खराब ना हो। मनीषा ने ऐसा ही किया, इससे वो आराम से सोती रही, जबकि देर रात वो रोने धोने की आवाज आती रही। इन सब के 4-5 दिन बाद वो बंगालन माई घर आ गई और मैं मनीषा के साथ उनके पास गया और उन्हें सारी बात बताई। तब वो बंगालन माई बोली, शायद कोई तुमसे मदद लेना चाहता है, कहीं ये तुम्हारी बहन तो नहीं? तब मैंने कहा, माई, वो आवाज मुझे किसी लड़के की लग रही थी, तो वो मेरी बहन कैसे हो सकता है? ये सुनकर वो माई कुछ सोचते हुए बोली, हाल फिलहाल में तुम्हारा कोई पहचान वाला मरा है क्या, जिसका तुम लोगों से काफी जुड़ाव हो? तब मैंने कहा, नहीं, भगवान की कृपा से सब सही है। तब वो बंगालन माई बोली, कमाल है, कोई भी भटकती आत्मा तुमसे भला मदद क्यों मांग रही है? चलो, ये तो हम पता लगा ही लेंगे। एक काम करूंगी, मैं एक क्रिया करूंगी जिससे तुम उस आत्मा से बात कर पाओगे, लेकिन ये काम करने में तुम में से एक को मेरी मदद करनी पड़ेगी। बताओ कौन करेगा? पता नहीं वो चीज कितनी खतरनाक होती, इसलिए मैं अपनी पत्नी को जितना हो सके इस मुसीबत से दूर रखना चाहता था। इसलिए मैंने कहा, आपके साथ मैं आऊंगा, आप वो क्रिया शुरू करो। इसके बाद उन बंगालन माई ने कुछ सामान वहां लाना शुरू किया। एक बड़ा सा नीला बर्तन वहां रखा, उस बर्तन के ठीक ऊपर एक 0 वोल्ट का बल्ब लगाया। उस नीले बर्तन के आसपास अलग अलग चीजें रखी, जैसे कि सिंदूर, चावल, मोमबत्ती वगैरह। इन सब के बाद उस माई ने उस बर्तन में पानी डाला और मुझसे कहा, तुम्हें इसी बर्तन में देखते रहना होगा, इसके अलावा कहीं भी इधर उधर मत झांकना और मेरे मंत्रों को ध्यान से सुनना। तुम्हें इसी बर्तन में उस आत्मा का प्रतिबिंब दिखाई देगा और तुम मुझसे बात कर पाओगे। ये सुनकर मुझे काफी हैरानी हुई और मैंने कहा, आत्माएं तो लोगों की जिंदगियां तहस नहस कर देती हैं, तो मुझे उसे देखने के लिए इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी? मैंने फिल्मों में तो देखा है कि आत्माओं को बुलाया जाता है तो वो हमारे सामने आती हैं और हमारे सवालों का जवाब देती हैं। ये सुनकर वो माई बोली, बेटा, आत्माएं एक तरह की ऊर्जा होती हैं और उनके पास इतनी शक्ति नहीं होती कि तुमसे डायरेक्ट बात कर पाए, वरना वो तुमसे अब तक बात कर चुकी होती। कई भटकती आत्माएं काफी शक्तिशाली होती हैं, जो कि कुछ भी कर सकती हैं, जैसे कि ब्रह्म राक्षस और गर्भवती स्त्री की आत्मा, किसी कुंवारी लड़की की आत्मा जिसकी उम्र शादी की थी, सिर कटकर मरा कोई इंसान, पानी में मरा कोई इंसान, और भी बहुत ऐसी आत्माएं हैं, लेकिन इनकी तादाद ज्यादा नहीं होती, लेकिन ये काफी तबाही मचा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये जो सामान्य आत्माएं होती हैं, ये तो खुद से एक पत्ता तक नहीं हिला सकती, इसलिए तुमसे बात नहीं कर सकती। इन्हें बात करने के लिए एक माध्यम की जरूरत पड़ती है और ये पानी ही तुम्हारे और उसके बीच माध्यम बनेगा। इसके बाद मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा और उन माई के कहे अनुसार करने लगा। वहीं उन माई ने अजीब से मंत्र बोलना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद वहां का तापमान थोड़ा घटने लगा और फिर अगले ही पल उस बर्तन में रखे पानी में एक आकृति उभरने लगी। थोड़ी देर बाद मैंने पाया कि वो आकृति और किसी की नहीं बल्कि सागर की थी, यानी कि इतने दिनों से सागर हमसे मदद मांग रहा था। ये सब सोचकर मेरा दिमाग चकरा गया और फिर अगले ही पल मेरे दिमाग में सागर की आवाज गूंजी, सरन भैया, मुझे पता है कि आप मेरे कारण डरे हुए हैं, लेकिन मेरा इरादा आपको नुकसान पहुंचाने का बिल्कुल भी नहीं है। मेरी मौत कुछ समय पहले हो चुकी है और उसके जिम्मेदार मेरे पिताजी हैं, लेकिन मुझे उनसे कोई परेशानी नहीं है। इसकी सजा उन्हें भगवान देगा, लेकिन अफसोस मुझे एक चीज का है कि मैं अपने आखिरी समय में बिंदिया को देख नहीं पाया। मरने के बाद मुझे सब याद आया कि बिंदिया और मेरा इस जन्म का नहीं बल्कि पिछले जन्म का रिश्ता था। उस जन्म में भी मेरे पिता की गलती की वजह से मैं और बिंदिया अलग हुए और इस जन्म में भी मौत ने हमें अलग कर ही दिया। लेकिन मैं बिंदिया को इन सब से अब मुक्त करवाना चाहता हूँ। मेरी तलाश में वो इतने समय से यहाँ वहाँ भटक रही है।
सरन, तुमने हमेशा उसकी रक्षा की, इसलिए तुम्हारा एहसान है मुझ पर, लेकिन तुम्हें मेरे ऊपर एक एहसान और करना होगा। बिंदिया को मुक्ति दिलवाने में मेरी मदद करो। ये सुनकर मैंने कहा, वही तो मैं भी चाहता हूं, लेकिन मैं ये सब कैसे करूंगा समझ नहीं आ रहा। तुम तो जानते ही हो कि मैं और मनीषा इतने समय से बिंदिया को ढूंढ रहे हैं, लेकिन पता नहीं वो तांत्रिक उसे कहां ले गया। तब सागर बोला, मुझे पता है कि वो लोग कहां हैं और क्या चाहते हैं। उस समय जब तुम वापस घर आ गए थे, तब वो लोग बिंदिया को अपने साथ ले गए। और फिर इसके बाद सागर की आत्मा ने बताना शुरू किया कि उस समय क्या हुआ था और वो लोग बिंदिया को लेकर कहां गए थे। साथियों, सागर ने जो बताया वो मैं आपको अपने शब्दों में बता रहा हूं। उस समय सागर वापस घर आ गया और फिर रघु अपने साथियों से बोला, इसका अगला पड़ाव भी पूरा हो चुका है और अब सिर्फ 2 पड़ाव पूरे होने रह गए हैं, और इसके बाद हम अगले साल 29 फरवरी के दिन बिंदिया की सारी शक्तियां पालेंगे। ये सुनकर दूसरा तांत्रिक बोला, तब तक हमें ये कोशिश करनी होगी कि बिंदिया के जरिए ज्यादा से ज्यादा शक्तियों को खींचा जाए, क्योंकि इंसानी शरीर होने के कारण ये काम हमारे लिए थोड़ा कठिन होगा, लेकिन अगर ये कर ले तो हमारा काम बन जाएगा। तब रघु बोला, हमारा मकसद पूरा जरूर होगा, लेकिन हमें तब तक के लिए थोड़ा छिपकर रहना पड़ेगा, क्योंकि ये लड़का सरन जो खुद को इस ब्रह्म राक्षसनी का भाई बोलता है, वो इसे बचाने जरूर आएगा। तब दूसरा कोई तांत्रिक बोला, वो एक मामूली इंसान है, तो भला हमारा क्या बिगाड़ लेगा। हम कहां तांत्रिक, और हमारा उसका क्या मुकाबला भला। तब रघु बोला, यही तो तुम गलती कर रहे हो। ये मत भूलो कि ये ब्रह्म राक्षसनी काफी शक्तिशाली है, और अगर सरन ने इसे बुलाया तो हमारे मंत्रों की शक्ति भी इसे नहीं रोक पाएगी। ऊपर से ये हमारा जो विनाश करेगी वो अलग। इसके बाद उनमें से कोई कुछ ना बोला और बिंदिया को लेकर वहां से जाने लगे। इस दौरान सागर एक निश्चिंत दूरी से उनका पीछा कर रहा था। वो उनके ज्यादा पास नहीं जा पा रहा था, क्योंकि अगर वो उनके ज्यादा पास जाता तो वो लोग उसकी ऊर्जा को भांप लेते और फिर वो भी उनका गुलाम होता। वो लोग ट्रेन में बैठकर असम चले गए। कई दिनों के सफर के बाद जब वो लोग वहां पहुंचे तो सागर ने देखा कि उन्हें लेने के लिए कुछ लोग आए हुए थे और वो रघु को गुरु बोल रहे थे। इसके बाद रघु उन सब के साथ एक गांव में बढ़ने लगा। वहां पर जाकर सागर उस गांव की सीमा के अंदर नहीं जा पाया, क्योंकि वो गांव न सिर्फ डरावना लग रहा था, बल्कि उस गांव को चारों ओर से तंत्र ऊर्जा से बांधा गया था। वहां बहुत से कटे फटे लोग वहां घूम रहे थे। उन सभी के शरीर में से इतनी भारी तामसिक ऊर्जा की लपटें उठ रही थी कि सागर को समझते देर ना लगी कि ये सारे भटकते प्रेत हैं, जो कि इन तांत्रिकों के गुलाम हैं। सागर नहीं चाहता था कि वो भी उन लोगों में शामिल हो, इसलिए उस गांव से थोड़ा दूर ही रहा। वो गांव के बाहर ही बैठा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो वहीं टहलता रहा। प्रेत होने के कारण ना ही उसे भूख प्यास लग रही थी और ना ही थकान लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में बिंदिया के लिए चिंता साफ देखी जा सकती थी। वो मन ही मन बिंदिया से कहने लगा, बिंदिया प्लीज तुम वापस आ जाओ। ये मैं हूं भंवर, देखो मैं तुम्हें लेने आया हूं, और अगर तुम मुझे ना मिली तो मैं भी ऐसे ही भटकते रहूंगा। चलो साथ में मुक्त होते हैं। वहीं गांव के अंदर रघु के पास मौजूद बिंदिया को सागर का ये संदेश मिला। उसके मन में इन सब से निकलने की और सागर से मिलने की तीव्र इच्छा होने लगी, लेकिन रघु की मंत्र शक्ति के कारण वो इससे आजाद नहीं हो पा रही थी। लेकिन फिर इसी दौरान इस जद्दोजहद में बिंदिया के शरीर से ऊर्जा की चिंगारियां निकलने लगी और आसपास फैलने लगी। आसपास ऊर्जा का संतुलन बिगड़ने लगा, जिससे रघु काफी घबरा गया और उसने अपने सभी साथियों को बुलाया। उन सब ने मिलकर अजीब से मंत्र बोलते हुए बिंदिया को वापस नियंत्रण में लेने की कोशिश की, लेकिन ये करते हुए उन्होंने गांव के अंदर मौजूद वह ऊर्जा आवरण खोल दिया, जिसके कारण सागर अब उस गांव में आ सकता था। ये देखकर सागर ने बिंदिया को मानसिक संपर्क करना छोड़ा और गांव के अंदर आ गया। वहीं दूसरी तरफ बिंदिया भी इससे शांत हो गई। ये सब देखकर एक तांत्रिक बोला, ये इसे क्या हो गया था? तब रघु कुछ सोचते हुए बोला,
शायद इस जगह पर चारों ओर जो तांत्रिक घेरा है उसकी वजह से इसे घुटन हो रही थी, इसलिए ये हमारे नियंत्रण से बाहर हो रही थी। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, अब ये दोबारा से हमारे नियंत्रण में है। ये सुनकर एक अन्य तांत्रिक ने कहा, लेकिन अगर हमने वो घेरा दोबारा से सक्रिय किया तो मुश्किल हो जाएगी, और वो घेरा हमारी सुरक्षा के लिए ही तो है, वरना दूसरे समूह के तांत्रिक हमारे इलाके में सेंध लगा सकते हैं। ये सुनकर रघु बोला, तो अब हम एक ही काम कर सकते हैं कि हमारे इस समूह की चारों ओर से सुरक्षा खुद से करनी होगी। वो सुरक्षा घेरा भले ही सक्रिय नहीं है, लेकिन हमें खुद ढाल बनना पड़ेगा। जाओ और सभी लोगों से कह दो कि जो भी शक्ति हमारे इस गांव में आए उसका सामना करे। बस कुछ ही महीने की बात है, उसके बाद हमारा कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगा। इस पर वे लोग मान गए और वे सारे लोग बाहरी शक्ति से उस कबीले की रक्षा करने लगे। सागर अब तक अंदर आ चुका था और सबसे बचते बचाते वो बिंदिया के पास जा रहा था। सागर ने पाया कि वो कोई छोटा मोटा गांव था। गांव भी क्या कुछ और ही था, क्योंकि यहाँ की आबादी 30-40 से ज्यादा नहीं थी। सागर यहाँ वहाँ देखते हुए बिंदिया के पास जा रहा, लेकिन तभी दूसरी तरफ से कोई तांत्रिक आया और उसे सागर की उपस्थिति का आभास हो गया। सागर जहाँ पर था वहीं पास में उनके गांव की देवी की प्रतिमा थी। सागर उससे बचने के लिए उस ओर गया। पहले तो सागर को लगा कि उनकी ये देवी कहीं उसे नुकसान न पहुंचा दे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो तांत्रिक उसके पास आया और देवी की प्रतिमा के चरण स्पर्श करके चला गया। उसके जाने के बाद सागर ने एकटक उस देवी की प्रतिमा की ओर देखा। उनकी आंखों में गुस्सा और चेहरे पर तेज था। उनकी प्रतिमा भले ही गुस्से में बनी थी, लेकिन चेहरे पर एक गंभीरता थी। उन्हें देखकर सागर ने उनके पैर पड़े और कहा, देवी माँ, मुझे नहीं पता कि आप कौन सी देवी हैं, लेकिन आज आपने मेरी रक्षा की है। मैं अपनी पत्नी बिंदिया को यहां से बचाकर ले जाना चाहता हूं। मेरा मार्गदर्शन कीजिए माँ, मुझे रास्ता दिखाइए। इसके बाद सागर उनके कदमों में सिर झुकाकर रोने लगा, लेकिन ठीक इसी दौरान देवी की माला से एक फूल निकलकर सागर के पास जा गिरा। ये देखकर सागर हैरान रह गया। उसने देवी माँ की प्रतिमा की ओर देखा और कहा, आपने मुझे अपना आशीर्वाद देकर धन्य कर दिया। ये सारे तांत्रिक भले ही आपकी पूजा करते हों, लेकिन बावजूद इसके आप मेरी मदद करना चाहती हैं। सागर ने यह कहा ही था कि तभी उसे एक प्रभावशाली अनुभूति हुई। उसे आसपास की हवा मानो अपने से कुछ कहती हुई लग रही थी। वो बोल रही थी, ये भले ही मेरे भक्त हैं, लेकिन मैं इनका गलत काम में साथ बिल्कुल भी नहीं देने वाली। कुछ लोगों को लगता है कि गलत काम करने के बाद पूजा पाठ करने से ये लोग बच जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। कर्मों का फल हर इंसान को भोगना पड़ता है। बिंदिया ने अपने कर्मों के फल भोग लिए हैं और अब वो मुक्त हो सकती है। जाओ और उसे छुड़वाओ। तुम्हें थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। इसके बाद सागर ने वहां आसपास देखना शुरू किया। उस गांव के काफी लोग गांव की सीमा पर पहरा दे रहे, जिससे ज्यादा लोग उसे देख नहीं पा रहे, और रघु भी अपने साथियों के साथ इतने लंबे सफर से आने के कारण आराम कर रहा था। इस दौरान सागर बिंदिया को वहां ढूंढने लगा। बिंदिया को ढूंढते ढूंढते जब सागर रघु के पास आया तो उसने देखा कि बिंदिया रघु के पास खड़ी थी। इस दौरान उसके चेहरे पर बिल्कुल सपाट भाव थे। रघु भी उस वक्त वहीं था, इसलिए सागर को उसके पास जाने में थोड़ी झिझक हो रही थी। लेकिन फिर अगले पल जब उसने देखा कि रघु सो रहा है तो वो बिंदिया के पास आया। उसे देखते ही सागर बोला, बिंदिया, ये मैं हूं भंवर, चलो मैं तुम्हें ले जाने आया हूं। लेकिन बिंदिया अपनी जगह से तस से मस न हुई। उसके चेहरे पर अब भी वैसे ही भाव थे जैसे कि पहले। उसे इस तरह से देखकर सागर ने उसे पकड़कर झकझोरा, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। वो ऐसे ही अपनी जगह पर खड़ी रही। अब इससे पहले कि सागर बिंदिया को दोबारा ठीक करने की कोशिश करता, एक आदमी की वहां आने की आवाज से वो डर गया और उनसे थोड़ा दूर जाकर ये सब देखने लगा। एक दूसरा आदमी रघु के पास आया और उसे उठाया और कहा, मुखिया जी उठिए, दूसरे गिरोह के कुछ तांत्रिक यहाँ आए हैं, वो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं।
ये सुनकर रघु अपनी जगह से उठा और उसके साथ बाहर जाने लगा। इस दौरान उसके साथ बिंदिया भी जा रही थी, जिसकी वजह से सागर भी उसके पीछे पीछे बाहर आ गया। बाहर आकर उसने देखा कि रघु की उम्र का ही एक आदमी उसके सामने खड़ा था। रघु को देखकर वो बोला, रघु, मैंने तुम्हें कहा था ना कि कुछ भी ऐसा मत करना जिससे हम लोग समाज की नजरों में अलग तरीके से आएं, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। ये सुनकर रघु बोला, मैंने ऐसा क्या कर दिया, जरा बताओगे प्रताप? ये सुनकर वह शख्स जिसका नाम प्रताप था बोला, ये भी मुझे बताना पड़ेगा? तुमने अपने किसी निजी फायदे के लिए एक इंसान के ऊपर वशीकरण किया, इसका अंजाम जानते हो? अगर उसने ये बात बाहर किसी को बता दी तो हम सभी तांत्रिकों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि भले ही हम उनसे ज्यादा शक्तिशाली हों, लेकिन गिनती में सिर्फ मुट्ठी भर हैं और ऐसे में हमारा समाज यहीं नष्ट हो जाएगा। ये सुनकर रघु बोला, अगर कुछ बड़ा करना है तो रिस्क लेना पड़ता है, और तुम्हें क्या लगता है कि उस इंसान की बात पर कोई भी भरोसा करेगा? और अगर मैं उससे वह शक्ति नहीं लेता तो कोई और ले लेता, तो मैंने ले लिया तो क्या गलत किया? ये सुनकर प्रताप बोला, हमारे तांत्रिक समाज के जो नियम हैं वो क्यों बनाए गए हैं, तुम्हें याद नहीं क्या? हम नहीं चाहते कि हम कोई ऐसी गलती करें जिससे कि हम सभी खतरे में पड़ जाएं, और याद रखो, हमारी देवी भी यह बिल्कुल नहीं चाहती जिसकी हम साधना करते हैं। मैं तुम्हें 1 महीने की मोहलत देता हूं। इस 1 महीने के अंदर अंदर तुम्हें कैसे भी करके अपनी गलती को सुधारना पड़ेगा, और अगर तुम यह नहीं कर पाए तो याद रखना, हमारे समाज को बचाने के लिए हम युद्ध लड़ने के लिए भी तैयार हैं। बोलकर प्रताप वहां से चला गया। इन सबसे सागर को यह तो पता चल गया कि सारे तांत्रिक ऐसे नहीं होते जैसे कि रघु है, और अगर इन सब में उसकी कोई मदद कर सकता है तो वह है तांत्रिक प्रतापल। उसने सोच लिया था कि अगर वह बिंदिया को अपने तरीके से बचा नहीं पाता तो वह प्रताप से मदद मांगेगा अपने समाज को बचाने के लिए। शायद प्रताप उसकी मदद भी कर दे। यही सब सोचकर सागर वापस उस गांव के अंदर आ गया। वही रघु भी अंदर आते हुए बोला, हमारे पास 1 महीने का समय है इस प्रताप को हमारे रास्ते से हटाने के लिए। ये हमारे रास्ते में आकर हमारा काम बिगाड़ सकता है। ये सुनकर रघु का एक दूसरा साथी बोला, वैसे रघु जी, प्रताप जी कुछ गलत भी नहीं कह रहे। अगर इंसानों को पता चल गया तो अनर्थ हो जाएगा। हम लोग भले ही शक्तिशाली हैं, लेकिन गिनती के ही कुछ हैं, और अगर इंसान उग्र हो जाए तो काफी ज्यादा भयानक हो सकता है। यह सुनकर रघु बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा, भरोसा रखो। पहली बात तो इस ब्रह्म राक्षसनी के भाई की बात कोई मानेगा ही नहीं, और अगर मान भी लिया तो फिर यही ब्रह्म राक्षसनी उन लोगों से हमारी रक्षा करेगी। हम कुछ बड़ा करने वाले हैं, इसलिए थोड़ा रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा। इतिहास गवाह है कि आज तक किसी भी तांत्रिक ने ब्रह्म राक्षसनी की ऊर्जा को नहीं सोखा है। कुछ लोग ज्यादा से ज्यादा कुछ समय के लिए उसे अपने कब्जे में कर लेते हैं, लेकिन जब उनकी मुक्ति का समय आता है तो वह चले जाते हैं, और उनके साथ उनकी शक्तियां भी। लेकिन हम इस ब्रह्म राक्षसनी को हमेशा अपने पास ही रखेंगे। इसके आगे वह लोग ज्यादा कुछ ना बोल सके, और उन लोगों ने रघु के ऊपर अपना भरोसा जारी रखा। उस गांव की सुरक्षा बढ़ा दी गई, और अब सागर वहां से बाहर नहीं जा पा रहा था। उस गांव में चारों ओर वह डरावने प्रेत घूम रहे थे, जिन्हें देखकर सागर को थोड़ा डर भी लग रहा था। सागर इन सब से बचते बचते जैसे तैसे बिंदिया के पास जा रहा था, लेकिन बिंदिया तो होश में ही नहीं थी। वही इन सब से रघु की भी नींद उड़ चुकी थी, और वह भी ना सोकर कोई साधना करने लगा, जिसकी वजह से सागर को अब उससे थोड़ा दूर ही रहना पड़ रहा था। 2 दिन बाद एक रात को सागर ने देखा कि रघु बिंदिया और कुछ तांत्रिकों को लेकर उस गांव से सटे पीछे के जंगल में ले जा रहा था। इस दौरान सागर भी एक निश्चित दूरी से उन लोगों का पीछा कर रहा था। जब वे लोग जंगल के बीच में जाकर रुके, तब रघु बिंदिया से बोला, बिंदिया, अब तुम्हें शब्दों का ज्ञान बहुत अच्छे से हो गया है, इसलिए तुम अब से 15 दिनों तक एक साधना करोगी। वह साधना करने के बाद तुम अपनी शक्तियों पर पूरी तरह से नियंत्रण पालोगी। इसके बाद हम आगे की प्रक्रिया कर सकते हैं, ठीक है? इस पर बिंदिया ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी।
और फिर वहां मौजूद एक पत्थर के टीले पर बैठ गई। रघु ने कुछ मंत्र उसे दिए और फिर उसके बाद बिंदिया आंखें बंद करके वह मंत्र दोहराने लगी। इन सब के बाद रघु बोला, अब हम 15 दिन बाद यहाँ आएंगे, तब तक के लिए चलो चलते हैं और आगे की तैयारी करते हैं। यह सुनकर उसका साथी बोला, क्या इसे यहाँ अकेले छोड़ना सही रहेगा? मतलब अगर ये यहाँ से कहीं चली गई या फिर किसी और ने इसे अपने कब्जे में ले लिया तो? तब रघु बोल, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यह ब्रह्म राक्षसनी पूरी तरह से मेरे काबू में है और यह वही करेगी जो मैं करूँगा। इसलिए अब से यह 15 दिन तक यही साधना करती रहेगी। इसलिए हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अब हमें चलकर प्रताप से लड़ने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इसके बाद उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा और फिर वहाँ से चले गए। अब वहाँ पर पत्थर के टीले पर साधना में लीन बिंदिया और सागर ही थे। सागर ने सोचा कि अगर वह किसी तरह से बिंदिया को होश में लाकर वहाँ से निकल जाता तो अच्छा होगा, और यही सोचकर वह बिंदिया के पास गया और उसे हिलाने डुलाने लगा। लेकिन बिंदिया के ऊपर तो इस चीज़ का कोई असर ही नहीं हुआ। वह ऐसे ही साधना में मग्न रही। सागर ने उसे होश में लाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन उसे बिल्कुल होश नहीं आया। इन सब से सागर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया और अब उसने सोच लिया था कि वह प्रताप के पास जाकर मदद मांगेगा। वह वहाँ से गया और प्रताप के पास जाने लगा। लेकिन यहाँ समस्या यह थी कि उसे यह नहीं पता था कि प्रताप कहाँ रहता है। वह वापस रघु के गांव में गया और वहाँ देखने लगा कि शायद कोई प्रताप के गांव का मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पर उसकी ऊर्जा को भी एक तांत्रिक ने भांप लिया। सागर के पास ज्यादा शक्तियां नहीं थी, जिस वजह से वह अपने आप को उसे बचा न सका। वह यहाँ वहाँ भाग रहा था, लेकिन आखिरकार उस तांत्रिक ने उसे पकड़ ही लिया। सागर को पकड़ने के बाद वह रघु के पास आया और बोला, देखिए मुखिया जी, ये भटकती आत्मा हमारे गांव में आने की कोशिश कर रही थी और मैंने इसे पकड़ लिया। यह सुनकर रघु ने उस बोतल की ओर देखा जिसके अंदर सागर कैद था। यह देखकर उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। उसने बोतल खोली और ऐसा करते ही सागर उस बोतल में से बाहर आ गया। उसके बाहर आते ही रघु बोल, तो तुम मर गए, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अब तक मुक्त हो जाना चाहिए था। यह सुनकर सागर को काफी हैरानी हुई और वह बोला, तुमने मुझे पहचाना कैसे? तब रघु बोला, हम पहले भी मिल चुके हैं और तब मैंने तुम्हारी ऊर्जा को भांप लिया था। वैसे तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। तुम मुक्त होने की जगह यहाँ क्या कर रहे हो? यह सुनकर सागर ने कुछ नहीं कहा। यह देखकर रघु भयानक ढंग से मुस्कुराते हुए, तुम जिस काम के लिए यहाँ पर हो वह तुम कभी नहीं कर पाओगे। उस ब्रह्म राक्षसनी को पाने के लिए मैंने इतने समय तक उस लड़के के साथ छल किया। उसे यह दिखाया कि मैं उसका भला चाहता हूं, जिसके कारण मैं आखिरकार इस ब्रह्म राक्षसनी को पा सका। वह ब्रह्म राक्षसनी मेरी सारी बात मानती है और अगर तुमने उसे ले जाने की कोशिश की तो वह तुम्हारी सुनेगी ही नहीं। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूं। यहां से तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें आजाद करता हूं, लेकिन मेरे रास्ते में मत आना। यह सुनकर उसका साथी बोला, ये आप क्या बोल रहे हो मुखिया जी, इसे मैंने पकड़ा है। तब रघु बोल, हमारे हाथ अभी काफी बड़ा खजाना लगने वाला है, तो ऐसे में यह हमारे किसी काम का भी नहीं है, और देखा जाए तो इसकी आत्मिक ऊर्जा काफी कम है। इसकी ऊर्जा हम खा भी नहीं सकते। यह हमारे किसी काम का नहीं है, बल्कि हमारे ऊपर बोझ है। इसलिए इसे यहाँ से जाने देना ही सही रहेगा, लेकिन अगर यह दोबारा से ऐसा कुछ करे तो इसे पकड़ लो। इसके आगे उसका साथी कुछ न कह सका और सागर को जाने दिया। वहीं सागर ने भी ज्यादा बहस नहीं की और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद उस पूरे गांव में दोबारा से सुरक्षा घेरा लगा दिया गया, जिसके बाद अब सागर उस गांव के अंदर नहीं जा सकता था। सागर दोबारा से बिंदिया के पास गया और उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश की, लेकिन वह साधना में ही लगी रही। अब सागर के पास एक ही रास्ता था बिंदिया को यहां से बचाने का, और वह था प्रताप। सागर वहां से निकलकर प्रताप को ढूंढने लगा। उसने आसपास भटकते प्रेतों से प्रताप के बारे में पूछा। कई प्रेतों से पूछने के बाद आखिरकार एक प्रेत ने उसे बताया
प्रताप को तो मैं जानता हूं। वह दूसरे तांत्रिक कबीले का मुखिया है। मैंने उसे कई बार रघु के साथ बहस करते हुए देखा है। यह रघु पहले उसी के समूह में था, लेकिन फिर यह उनसे अलग हो गया। उन लोगों से अलग होने का मुख्य कारण था शक्ति। ये रघु शक्ति चाहता था। सीधे तरीके से साधना करके शक्ति पाने में बहुत समय लगता था, क्योंकि एक एक साधना में कई कई महीने और साल तक लग जाया करते थे। और दूसरे तरीके से भटकती आत्माओं, चुड़ैलों को पकड़कर उनकी शक्तियां लेने से एक ही बार में महीनों सालों की साधना जितना फल मिलता था। इसी वजह से रघु ने दूसरा रास्ता चुना। लेकिन इस जगह पर भी ज्यादा इस तरह की नकारात्मक शक्तियां नहीं बची थी, जिस वजह से इसने एक और प्लान बनाया। वो समाज सेवा के नाम पर ऐसी ऐसी जगह जाकर रहने लगा जहां पर उसे ऐसी नकारात्मक शक्तियां मिल सकती थी। प्रताप इन सब के खिलाफ था, इसलिए इन दोनों में तकरार होती रहती थी। अगर तुम प्रताप के पास जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें रास्ता बता सकता हूं। इसके बाद सागर उस प्रेत के बताए रास्ते पर गया। वहां जाकर उसने देखा कि वहां गांव था और उस गांव में बिल्कुल सामान्य तरह से लोग रह रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वह लोग तांत्रिक हैं। सागर हैरानी से देखते हुए आगे की तरफ बढ़ गया। सागर को बताया गया था कि इस गांव में जो सबसे बड़ा घर है वह प्रताप का है। काफी घंटे तक भटकने के बाद आखिरकार उसे प्रताप का घर मिला गया और वह उस घर के अंदर आ गया। सागर को वहां पर बहुत पवित्रता का अनुभव हो रहा था। पूरे घर को बहुत ही अच्छे ढंग से बनाया गया था। वास्तु का पूरा ख्याल रखा गया था। वह उस घर में इधर उधर देख ही रहा था कि तभी उसे पीछे से प्रताप की आवाज आई, तुम तो एक भटकती आत्मा हो, तुम भला मेरे घर क्यों आई है? यह सुनकर सागर मुड़ा और प्रताप को प्रणाम कहा और उसे सारी बात बताई। यह सुनकर प्रताप बोला, रघु ने यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, लेकिन मैं इसमें क्या ही कर सकता हूँ। मैं उसे समझा ही सकता हूँ। मैंने उसे 1 महीने का समय दिया है, तब तक वह सुधर जाता है तो ठीक है, नहीं तो मजबूरन मुझे उसे खत्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं उसकी गलती की सजा पूरे समाज को नहीं दे सकता। यह सुनकर सागर बोला, लेकिन 15 दिनों के अंदर अंदर बिंदिया की साधना पूरी हो जाएगी और फिर वह रघु और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और तुम लोग उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। तुम लोगों ने तो उसे फिर भी 1 महीने की मोहलत दी है, लेकिन वह तुम्हें 1 मिनट की भी मोहलत नहीं देगा। वह मौका मिलते ही तुम सभी को मार डालेगा। लेकिन इन सब में मेरा और बिंदिया का भला क्या कसूर? हम लोग सदियों से एक दूसरे के लिए ऐसे ही भटक रहे हैं। इतने समय बाद आखिरकार हम दोनों एक साथ आए हैं और इसमें भी वह रघु हमें परेशान कर रहा है। मैं बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आया हूं, प्लीज कुछ कीजिए। यह सुनकर प्रताप कुछ सोचते हुए बोला, मैं वैसे तो सारे काम बिल्कुल नियमों से करता हूं, लेकिन तुम दोनों के लिए मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूं। अपने कुछ लोगों से बोलकर अभी के अभी बिंदिया को यहां लाने का इंतजाम करता हूं और उसके बाद मैं तुम दोनों की मुक्ति के लिए साधना करूंगा। इन सब से सागर को काफी ज्यादा खुशी हुई और फिर प्रताप अपने कुछ लोगों के साथ वहां गया जहां पर बिंदिया साधना कर रही थी। प्रताप के पास कड़ी साधना करने के बाद जो अनुभव आया था, उसकी वजह से उसने बिना कुछ खास मेहनत के बिंदिया को अपने पास मौजूद एक बोतल में कैद कर दिया और अपने साथ ले गया। बिंदिया अभी साधना में लीन थी, इसलिए उसने कोई विरोध भी नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ रघु जब अगले दिन बिंदिया के पास आया तो उसने देखा कि बिंदिया वहां पर नहीं थी। बिंदिया चूंकि उसके वश में थी, इसलिए वह बिंदिया की ऊर्जा को भांप सकता था और जब उसने बिंदिया की ऊर्जा को ट्रेस किया तो पाया कि वह प्रताप के पास थी। इन सब से रघु को काफी ज्यादा गुस्सा आया और उसने प्रताप के पास एक संदेश भिजवाया कि प्रताप बिंदिया को वापस उसके हवाले करते, वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन प्रताप ने उसकी एक न सुनी और उसे बिंदिया नहीं थी। उसने बिंदिया और सागर की मुक्ति के लिए एक साधना करने की योजना बना ली थी। वहां पर उसी की तैयारी चल रही थी। इसी दौरान प्रताप की पत्नी भी उस साधना के लिए सामान लेने के लिए गांव से बाहर गई और रघु ने उसका अपहरण कर लिया। जब काफी समय तक भी उसकी पत्नी वापस नहीं आई तो उसने हर जगह उसे ढूंढने के लिए अपने लोगों से कहा।
इसी दौरान रघु के समूह का एक तांत्रिक उसके पास आया और रघु की दी हुई एक चिट्ठी उसे दी। उस चिट्ठी में लिखा था, मैं कब से देख रहा हूं कि तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो। उस ब्रह्म राक्षसनी को मैंने बहुत मुश्किल से हासिल किया था और तुमने उसे ले लिया। मैंने तुमसे सीधे तरीके से इस बारे में बात की, लेकिन तुम नहीं माने। अब अगर तुमने उस ब्रह्म राक्षसनी को मुझे वापस नहीं दिया तो याद रखना, तुम्हारी पत्नी की बलि देकर मैं खुद इस काबिल बन जाऊंगा कि उस ब्रह्म राक्षसनी को पालूं। अब फैसला तुम्हारा है कि तुम क्या करना चाहते हो। इन सब से प्रताप को काफी ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन उसने ठंडे दिमाग से काम लेने का सोचा। उसे पता था कि अगर उसने बिंदिया और सागर को मुक्ति दिला दी तो रघु उसकी पत्नी को मार डालेगा। इसलिए उसने सोचा कि पहले अपनी पत्नी को वापस पाले, फिर इन्हें मुक्ति दिलाएगा। वहीं सागर को डर लगने लगा था कि अगर प्रताप हार गया तो बिंदिया वापस रघु की कैद में चली जाएगी। इसलिए उसने प्रताप से कहा, तुम हमें मुक्ति दिलवा दो, उसके बाद ये कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन प्रताप बोला, मुझे पता है कि तुम्हें डर है कि कहीं मैं उस रघु से हार ना जाऊं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। यकीन करो, मैं अपनी पत्नी को लेने के बाद तुम्हें और बिंदिया को मुक्ति दिलवा दूंगा, भरोसा रखो। इसके आगे सागर कुछ न कह सका, क्योंकि वो खुद भी तो कुछ नहीं कर पा रहा था। इसलिए उसने इंतजार किया। अगले दिन प्रताप वो बोतल लेकर जिसमें बिंदिया कैद थी रघु के पास गया। वहां आकर उसने रघु से कहा, तुम्हारी वजह से हमारा समाज नष्ट हो जाएगा, इसलिए अब भी तुम्हारे पास मौका है। ये सुनकर रघु बोला, मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो समझे, हम दोनों ने ही तंत्र विद्या साथ में सीखी थी, लेकिन मैं देखो कहां पर आ गया। मैंने तुम्हारे ही समूह की तरह विशाल समूह खड़ा कर दिया, वो भी बहुत कम समय में। और तुम क्या हो? देखो, कुछ पाने के लिए शॉर्टकट लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन तुम ये समझो तब ना। खैर छोड़ो, तुम मुझे वो ब्रह्म राक्षसनी दे दो और अपनी पत्नी ले जाओ। मैं तुम्हारे कामों में दखल नहीं दे रहा, तो तुम भी मत दो। इसके आगे प्रताप ने कुछ भी ना कहा, क्योंकि वो अपनी पत्नी की रक्षा से कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहता था। उसने सोचा था कि एक बार उसकी पत्नी मिल जाए तो वो अपने लोगों के साथ रघु पर हमला कर देगा। यही सोचकर प्रताप ने वो बोतल रघु को दे दी। उस बोतल में से बिंदिया की ऊर्जा के तीव्र संकेत मिल रहे थे, इसलिए रघु को चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन इसके बाद प्रताप बोला, मैंने तुम्हारी बात मान ली और अब तुम अपनी बात पूरी करो और मेरी पत्नी को आजाद करो। ये सुनकर रघु बोला, मैं उसे आजाद कर दूंगा, लेकिन अभी नहीं। मुझे ये सुनिश्चित करना है कि तुम हमारे ऊपर हमला नहीं करोगे, इसलिए तुम लोग घर चले जाओ। आज शाम तक तुम्हारी पत्नी तुम्हारे घर पहुंचा दी जाएगी। ये सुनकर प्रताप गुस्से में बोला, ये गलत है, मैंने ये ब्रह्म राक्षसनी तुम्हें अभी दी है, इसलिए तुम भी मुझे मेरी पत्नी अभी वापस करो। ये सुनकर रघु बोला, मेरे सामने ज्यादा शर्त रखने की जरूरत नहीं है समझे, मैं तुम्हारी पत्नी तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। ज्यादा बोला तो मेरे लोग तेरी पत्नी को अभी खत्म कर देंगे। ये सुनकर प्रताप ज्यादा कुछ ना बोल सका और अपने लोगों के साथ वापस घर आ गया। उसे अकेले देखकर सब लोगों ने उससे उसकी पत्नी के बारे में पूछा, तो प्रताप ने सब बता दिया। ये सब सुनकर सागर बोला, पता नहीं क्यों मुझे ये सही नहीं लग रहा, उस आदमी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। मेरी बात मानो तो रघु के ऊपर हमला कर दो। ये सुनकर प्रताप बोला, उसके पास मेरी पत्नी है और हमला करने से वो उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए हमें उसके आने तक इंतजार करना होगा। इसके आगे सागर कुछ ना बोल सका, लेकिन उसे पता चल चुका था कि कुछ ना कुछ अनहोनी दोबारा होने वाली है। उन सब ने शाम तक का इंतजार किया, लेकिन प्रताप की पत्नी उस तक ना पहुंची और शाम से रात तक होने को आ गई, लेकिन प्रताप के घर की रौनक अब भी वहां नहीं आई। इन सब से अब प्रताप के सब्र का बांध टूट गया और वो अपने सभी लोगों को इकट्ठा करके रघु के कबीले की ओर बढ़ गया। वहां जाकर उसने पाया कि उसका पूरा कबीला बिल्कुल सुनसान है, वहां कोई भी नजर नहीं आ रहा था। ये देखकर उन सबको काफी ज्यादा हैरानी हुई। एक अनहोनी की आशंका में प्रताप का दिल जोरों से धड़क रहा था। वो उस पूरे सुनसान गांव में दौड़ते हुए अपनी पत्नी को ढूंढने लगा,
सभी घरों की तलाशी के दौरान उन्हें कुछ घरों में कुछ लोगों की लाशें मिली। उन लोगों ने पाया कि ये उनके गांव के वही लोग थे जो कि छिपकर इन लोगों पर नजर रख रहे थे। रघु और उसके लोग इन लोगों की हत्या कर यहां से जा चुके थे। उन सबको ध्यान से देखने पर प्रताप ने पाया कि इन सबके माथे पर एक टीका और गले में फूलों की माला थी। उन लाशों को देखकर प्रताप को समझते देर न लगी कि रघु ने इन सब की बलि चढ़ा दी थी। यहां पर प्रताप जो देख रहा था उससे उसे शक होने लगा था कि हो ना हो रघु ने उसकी पत्नी की भी बलि चढ़ा दी थी। वो पागलों की तरह वहां अपनी पत्नी को ढूंढने लगा, लेकिन तभी एक आदमी की आवाज उसे आई, मुखिया जी यहां आइए, ये तो मुखियाइन जी हैं। ये सुनकर प्रताप उस आवाज की दिशा में बढ़ा तो पाया कि एक घर में उसकी पत्नी का शव पड़ा था। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे, आंखें में डर के भाव थे, शरीर पर जगह जगह घाव थे। उसे ऐसे देखकर प्रताप बुरी तरह से टूट गया। उस शव को देखकर साफ पता चल रहा था कि मौत से पहले उसके साथ हैवानियत की गई थी। अब प्रताप को अपने आप पर काफी गुस्सा आ रहा था कि अगर वो समय रहते कुछ करता तो उसकी पत्नी को इतनी दर्दनाक मौत ना मिलती। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और रोते हुए एक तक अपनी पत्नी के निर्जीव शरीर को देखता रहा। कुछ देर बाद एक आदमी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, माफ कीजिएगा मुखिया जी कि इस समय पर यह सब पूछ रहा हूं, लेकिन पूछना जरूरी भी है। अब हमें आगे क्या करना है? प्रताप कुछ देर शांत रहा और फिर बोला, वो लोग इंसान नहीं जानवर थे और ऐसे जानवरों का जिंदा रहना लोगों के लिए खतरा हो सकता है। इसलिए अभी के अभी मैं ये आज्ञा देता हूं कि रघु के समूह के किसी भी सदस्य के मिलते ही उससे सारी पूछताछ करने के बाद मौत की सजा दी जाए। ये लोग ज्यादा समय तक छिपे नहीं रह सकते, कभी ना कभी तो बाहर आएंगे ही, नजर रखो इन पर। इसके बाद उसने अपनी पत्नी के शव को उठाया और वहां से बाहर आने लगा। ये सब देखकर सागर को काफी बुरा लग रहा था और अब उसे लगने लगा था कि बिंदिया शायद कभी मुक्त नहीं हो पाएगी। वहीं प्रताप के लोग अब पूरे असम में रघु और उसके लोगों को ढूंढने लगे। वो इस ताक में थे कि उनके समूह का कोई तो हाथ लगे, लेकिन वे सारे ना जाने कहां छिपकर बैठ गए थे। इन्हीं सब के दौरान सागर को याद आया कि कैसे रघु 29 फरवरी की रात बिंदिया की सारी शक्तियां लेने वाला था और उसने ये बात प्रताप को बताई। ये सुनकर प्रताप बोला, मुझे पता चल गया कि ये लोग कहां गए होंगे। एक बात बताओ, ये ब्रह्म राक्षसनी इतने समय से कहां पर कैद थी? ये सुनकर सागर को काफी हैरानी हुई, क्योंकि इसका इन सब से क्या लेना देना। उसने प्रताप से इस बारे में पूछा तो प्रताप बोला, अगर उसे उस ब्रह्म राक्षसनी की शक्तियां चाहिए तो उसी जगह पर जाना होगा जहां पर वो इतने समय से रही थी। उसके अलावा ये काम कहीं भी नहीं हो सकता। अगर साधना करके उसकी सारी शक्तियां पाने की कोशिश भी की तो भी आधी शक्तियां ही उसके पास आ सकती हैं। ये सब वहीं पर खत्म होगा जहां से शुरू हुआ था। ये सब सुनकर सागर ने उसे राजस्थान के उस बंद पड़े घर के बारे में बताया। तब प्रताप ने अपने सभी लोगों से राजस्थान चलने के लिए कहा, लेकिन यहाँ पर एक समस्या थी, वो ये कि दूसरे शहर में आने जाने में काफी खर्चा होता और उन लोगों के पास इतना पैसा नहीं था। वो लोग भले ही तांत्रिक थे, लेकिन दुनिया की नजरों में किसान ही थे। प्रताप रघु से किसी भी तरह से अपनी पत्नी की मौत का बदला लेना चाहता था और इसलिए जितने लोगों को अपने खर्चे पर ले जा सकता था ले गया। सागर प्रताप और कुछ लोगों के साथ राजस्थान आ गए और यहां आकर गोपाल के गांव की ओर बढ़ने लगा। जब वो लोग गांव की सीमा से कुछ दूर थे तब प्रताप बोला, यहीं रुक जाओ, आगे जाना खतरे से खाली नहीं है। रघु काफी चालाक निकला। उसने इस गांव में चारों तरफ तंत्र ऊर्जा का जाल बिछा रखा है ताकि अगर हम या कोई भी शक्ति इस गांव के अंदर जाए तो उसे पता लग सके। ये सुनकर प्रताप के एक साथी ने कहा, अगर हम अंदर नहीं जाएंगे तो रघु से उस ब्रह्म राक्षसनी को छुड़वाएंगे कैसे और हमारे आदमी और मुखियाइन की मौत का बदला कैसे लेंगे? ये सुनकर प्रताप बोला, मैं भी तुम्हारी तरह बदले की आग में जल रहा हूं, लेकिन अभी जोश से नहीं बल्कि होश से काम लेने का समय है। हमें इंतजार करना होगा इनमें से किसी के बाहर आने का।
ये गांव जरूर उन लोगों ने तंत्र ऊर्जा से बांधा है, लेकिन इसके आसपास के खेत नहीं। इस गांव के लोग जरूर अपने खेत में आएंगे और तब हम उनके साथ उनके गांव चले जाएंगे। इस पर कोई कुछ न बोला और अब वो सारे वहां पर गांव के किसी के आने का इंतजार करने लगे। लेकिन दिन से रात हुई और फिर दोबारा दिन निकला, लेकिन गांव में से कोई भी बाहर नहीं निकला। ये सब देखकर अब प्रताप को थोड़ी चिंता होने लगी थी। उसने एक नज़र वहां खड़ी फसल की ओर देखा, जो कि लगभग तैयार खड़ी थी। ऐसे में किसानों को अपने अपने खेतों पर आकर उसे देखना तो चाहिए था, लेकिन कोई आया ही नहीं। ये सब देखकर प्रताप बोला, लगता है कि गांव के लोग खतरे में हैं, इसलिए अब हमें इस गांव के अंदर जाना ही होगा। सब लोग तैयार रहो। ये सुनकर उसका एक साथी बोला, लेकिन वो लोग तादाद में हमसे काफी ज्यादा हैं। ऐसे में इन लोगों का सामना कर पाना हमारे बस की बात नहीं है। ये सुनकर प्रताप बोला, हमारे पास गांव के अंदर जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। उसने जब हम लोगों को नहीं छोड़ा तो इन मासूम लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। हम तांत्रिक हैं, हमारा काम लोगों की रक्षा करना है और अब हमारा अपना फर्ज निभाने का समय आ चुका है। हमें कैसे भी करके इनके मुखिया रघु को अपने कब्जे में लेना होगा। एक बार ये हो जाए तो बाकी सब अपने आप ही सही हो जाएंगे। मुकाबला करने के लिए अपने अपने कैद किए प्रेतों को निकाल लो। इसके बाद उन सब ने अपने अपने गले में मौजूद माला निकाल कर तोड़ डाली और इसी के साथ ही वहां हवा में अजीब से साए बनने लगे। वे सारे साए काफी ज्यादा डरावने लग रहे थे। सागर चूंकि खुद एक प्रेत था और अब तक उसने काफी कुछ देख लिया था, इसलिए वो एकदम शांत था। सभी प्रेतों के आते ही प्रताप ने सागर से कहा, आगे खतरा हो सकता है, इसलिए तुम यहीं रहो। अगर हम काफी समय तक वापस ना आ पाए तो तुम मदद ले आना। ये सुनकर सागर बोला, मैं कोई इंसान नहीं बल्कि प्रेत हूं। ऐसे में कोई भी इंसान मुझे कैसे देख पाएगा। ये सुनकर प्रताप बोला, तुम भले ही प्रेत हो, लेकिन इंसान के सपनों में जाकर और छोटे मोटे इशारे करके तुम लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हो। अब हम तुम पर भरोसा करके इस गांव के अंदर जा रहे हैं। सागर इसके लिए मान गया और फिर प्रताप अपने साथियों के साथ उस गांव के अंदर की ओर बढ़ने लगा। उन लोगों को गए काफी समय हो गया, लेकिन उनमें से कोई भी बाहर नहीं आया। पूरा दिन निकलकर अगला दिन भी आ गया, लेकिन सब पहले जैसा ही रहा। सागर को अब चिंता होने लगी थी, इसलिए उसने खुद गांव के अंदर जाने का फैसला किया। लेकिन सागर ये भूल गया था कि उस गांव के चारों ओर ऊर्जा घेरा बना हुआ है, जिसकी वजह से रघु को पता चल चुका था कि वो उस गांव के अंदर गया था। सागर उस गांव के अंदर गया तो उसने देखा कि वहां सब कुछ सामान्य ही था। सब लोग अपने अपने कामों में लगे थे। औरतें अपने घर के काम कर रही थीं, आदमी और बूढ़े भी अपने अपने कामों में लगे थे। बच्चे आंगन में खेल रहे थे। ये सब देखकर सागर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ गड़बड़ कैसे हो सकती है। इन्हीं सब के दौरान जब वो आगे बढ़ रहा था तो एक कुत्ता किसी दिशा में देखते हुए भौंक रहा था। जब सागर ने उस ओर देखा तो पाया कि वहां कुछ भी नहीं था। अगर वहां कोई प्रेत आत्मा होती तो सागर को दिखाई जरूर देती, क्योंकि वो भी तो एक प्रेत था। लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, वहां पर एक अजीब तरह का निशान जरूर बना हुआ था। सागर उस निशान के पास आया तो उसने पाया कि उस निशान में से अजीब सी तरंगें उठ रही थीं, लेकिन इन तरंगों का उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। सागर उस निशान को देख ही रहा था कि तभी रघु की आवाज उसे सुनाई दी, तो तू दोबारा मेरे रास्ते में आ ही गया। वो आवाज सुनकर सागर ने रघु की ओर देखा। वो गुस्से में फाड़ खाने वाली निगाहों से उसे ही देख रहा था। उसे देखकर सागर ने पूछा, तुमने प्रताप और उसके साथियों के साथ क्या किया? ये सुनकर रघु के चेहरे पर भयानक मुस्कान आ गई और वो बोला, तो तुम प्रताप के साथ मिल गए? तुम पर भरोसा करके गलती की, लेकिन कोई बात नहीं, गलती को सुधारा भी जा सकता है। बोलकर उसने अजीब से मंत्र पढ़ने शुरू किए। सागर को पता था कि अगर इसके ये मंत्र पूरे हुए तो उसके लिए खतरा है, और अब वो उससे बचने की सोचने लगा। इसी दौरान उसकी नजर उस कुत्ते पर पड़ी जो कि उस जगह पर देखकर भौंक रहा था। सागर ने ज्यादा नहीं सोचा और फौरन उस कुत्ते के शरीर में समा गया।
सागर के अंदर इतनी ऊर्जा नहीं थी कि किसी इंसान के शरीर में नियंत्रण कर पाए, लेकिन वो कम बुद्धिमान जीवों के ऊपर कंट्रोल कर सकता था। उस कुत्ते के शरीर में आकर सागर ने जल्दी से उस तांत्रिक के पैरों में काट लिया। ऐसा होते ही उस तांत्रिक को काफी ज्यादा गुस्सा आया। अब कोई भी कितना भी बड़ा तांत्रिक क्यों ना हो, लेकिन दर्द होने पर किसी चीज पर फोकस करना बड़ा मुश्किल होता ही है। यही रघु के साथ भी हो रहा था और उसने मंत्रोच्चारण करना छोड़कर अपने जख्मों को सहलाना शुरू कर दिया। सागर को पता था कि वो ज्यादा समय तक रघु से भिड़ नहीं सकता, इसलिए फौरन रघु के पीछे गया और उसके पिछवाड़े पर भी काट लिया। इन सब से रघु एकदम उछल पड़ा और मौका देखकर सागर उस कुत्ते के साथ वहां से बाहर भाग गया। गांव से बाहर आकर सागर ने उस कुत्ते का शरीर छोड़ा और अब वो सोचने लगा कि कैसे रघु से सबको छुड़वाया जाए। इसके बाद सागर ने ये सारी बात मुझे बता दी। ये सब सुनकर मुझे ये सुकून तो मिला कि कम से कम सागर उस रघु को थोड़ा सबक तो सिखा कर आया है और अब मुझे पता था कि मेरी बहन कहाँ है। मैंने सागर से कहा, बहुत बहुत शुक्रिया बताने के लिए। अब मैं उस रघु से अपनी बहन को ले आऊंगा। लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही कि जब मैं गोपाल के साथ उस गांव में गया था तब तो मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा, तब तो सब कुछ सामान्य था और तुम कुछ अलग ही कहानी बता रहे हो। यह सुनकर सागर बोला, हो ना हो, जब तुम वहां गए होगे तो सब कुछ ठीक होगा। ये रघु तो वहां पर बाद में ही आया था, प्रताप के लोगों को मारने के बाद, लेकिन उससे इतनी आसानी से नहीं भिड़ा जा सकता। जब उसके जैसे इतने बड़े बड़े तांत्रिक उसका कुछ नहीं कर पाए तो तुम और भाभी क्या कर लोगे। ये सुनकर मैं सोच में पड़ गया, क्योंकि बात तो उसकी सही थी और अब मैं ये सोचने लगा कि इन सब का क्या किया जाए। वहीं दूसरी तरफ रघु सागर के इस किए से काफी गुस्से में था और वो इसकी सजा बिंदिया को देने लगा। उसने बिंदिया से कहा, उस लड़के की आत्मा तुझे बचाने के लिए ही यहां आई थी और उसकी इतनी हिम्मत कि मुझे नुकसान पहुंचाए, इसकी सजा तो उसे मिलकर ही रहेगी। इसलिए अपने आप को तब तक थप्पड़ मारो जब तक कि मैं रोकने के लिए ना कहूं। यह सुनकर बिंदिया ने अपने आप को मारना शुरू किया। उसी जगह पर प्रताप और उसके साथी रस्सियों से बंधे हुए थे। ये सब देखकर प्रताप बोला, शायद तुम भूल रहे हो कि ये एक ब्रह्म राक्षसनी है और इसे दर्द नहीं होने वाला, तो क्यों अपना समय और ऊर्जा खराब कर रहे हो। वैसे तुम्हें डॉक्टर के पास जाकर दिखाना चाहिए। तुम्हें कुत्ते ने काटा है, इसका घाव खतरनाक हो सकता है। यह सुनकर रघु ने उसे घूरा और कहा, अचानक से मेरे लिए इतनी फिक्र कैसे आ गई, जबकि मैंने तो तुम्हारी पत्नी को एकदम भयानक मौत की सजा दी। ये सुनकर प्रताप को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन फिर भी गुस्से का घूंट पीकर रह गया और उसने शांत लहजे में कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम इतनी आसान मौत मरो, इसलिए बोल रहा हूं कि डॉक्टर को दिखा लो, इससे तुम बच जाओगे और मैं तुम्हें मार सकता हूं। यह सुनकर रघु बोला, मानना पड़ेगा, मौत तेरे सिर पर है, तेरे शरीर में बिल्कुल भी तंत्र ऊर्जा नहीं बची, फिर भी मेरे सामने इतना बोल रहा है। फिक्र मत कर, तुझे इतनी आसानी से नहीं मारूंगा, बल्कि इन गांव वालों की मौत भी तू अपनी आंखों से देखेगा। ये सुनकर प्रताप बोला, मेरे शरीर में भले ही तंत्र ऊर्जा नहीं बची, लेकिन तंत्र मंत्र का ज्ञान मुझे अब भी है। मैं दोबारा से साधना करके सब पालूंगा, तुम उसकी चिंता मत करो। रघु भयानक ढंग से मुस्कुराते हुए बोला, जिंदा बचोगे तब ना। इसके आगे प्रताप कुछ ना बोला। वो भले ही रघु के कब्जे में था, लेकिन सागर अभी उसके पास नहीं था और उसे उम्मीद थी कि वो कभी भी मदद लेकर आ सकता है। वहीं दूसरी तरफ मैंने उन बंगालन माई और मनीषा को ये बात बताई और अब हम सारे उन लोगों से कैसे लड़ा जाएं वो सोच रहे थे। तभी मुझे एक आइडिया आया, अगर वहां कोई आत्मा या हम लोग जाएंगे तो वो परेशानी में पड़ सकते हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा इंसान वहां जाए तो वो लोग उसके सामने नहीं जाएंगे। और इसी के साथ ही सागर की मां का उसके पिता की संपत्ति में जो हिस्सा आया था, उसमें वो घर आया था जो कि उसी गांव में था जहां अभी बिंदियां थी। और अब चूंकि सागर और उसकी मां दोनों ही इस दुनिया में नहीं थे, तो ये सब सागर के पिता का हो गया था। अब सरन को एक आइडिया आया। सरन बिंदिया और बाकी सबको बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, इसलिए उसने एक चाल चली
और इसके बारे में किसी को नहीं बताया। वो सागर के पिता के घर गया, जहां पर उसने उन चारों की दिनचर्या देखी और एक रोज उसने वो किया जो कोई भी सोच नहीं सकता था। एक रोज सागर की सौतेली बहन नित्या स्कूल के बाद घर नहीं आई। इन सब से उसके माता पिता काफी घबरा गए। उन लोगों ने स्कूल में पूछताछ की तो उन्होंने पाया कि वो तो दोपहर को ही घर के लिए निकल चुकी है। इन सब से नीलांजना काफी ज्यादा घबरा गई। उसने उसकी बेटी की सभी सहेलियों को भी फोन किया, लेकिन वो वहां नहीं थी। नमन और नीलांजना पूरे शहर में उसे ढूंढते रहे, लेकिन रात के समय वो अपने आप ही घर आ गई। लेकिन वो अकेले नहीं आई थी, बल्कि उसके साथ आया था मैं भी। जी हाँ, मैं ही उस बच्ची को अपने साथ ले गया था। और इतना ही नहीं, मैंने उसके ऊपर वशीकरण भी किया था, जिससे वो बिल्कुल किसी कठपुतली की तरह मेरे इशारे पर नाच रही थी। खैर, उसे मेरे साथ देखकर नीलांजना घबरा गई और उसे जल्दी से अपने साथ लिया। उसने उससे पूछा कि वो कहाँ गई थी, इतना समय कैसे हुआ, वगैरह वगैरह, लेकिन उसके चेहरे पर बिल्कुल सपाट भाव थे। ये सब देखकर नमन ने मुझसे गुस्से में कहा, क्या किया है तूने मेरी बेटी के साथ? ये सुनकर मैंने कहा, देखो, मुझे फालतू में गोल गोल बातें करने का शौक तो है नहीं, इसलिए सीधे मुद्दे पर आता हूं। सागर के नाम पर राजस्थान में कुछ जमीन थी और उसके मरने के बाद अब वो तुम्हारे नाम है, इसलिए तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस उस जमीन पर जो घर बना है उसे गिरवा दो। ये सुनकर नमन बोला, पागल हो क्या? वो घर इतना पुराना है, एक हिसाब से तो वो मेरे काफी काम का है। मैं उसे ठीक करके उसमें एक होटल खोलूंगा जहां टूरिस्ट आकर रहेंगे, इससे मुझे काफी कमाई होगी। ये सुनकर मैंने कहा, हाँ, मुझे तुमसे ऐसे ही किसी जवाब की उम्मीद थी, और अगर मैं तुमसे प्यार से ये करने को कहता तो क्या तुम कर देते? नहीं ना, इसलिए मजबूरन तुम्हारी बेटी का वशीकरण करना पड़ा। ये सब सुनकर नीलांजना काफी ज्यादा घबरा गई। उसने अपनी बेटी को हिला डुलाकर उसे होश में लाने की काफी कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। वो अब भी ऐसी ही थी। ये देखकर मैंने कहा, नित्या, अभी के अभी अपनी मां को धक्का देकर अपने से दूर करो और मेरे पास आओ। मेरी इस बात को सुनकर उस बच्ची ने नीलांजना को धक्का मारा और मेरे पास आ गई। ये सब देखकर वे दोनों हैरान रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी के साथ ये क्या हुआ। तभी मैंने दोबारा कहा, तुम लोग मेरी बातों को सीरियसली क्यों नहीं ले रहे? अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम लोग सागर की तरह इसे भी खो दोगे। ये सुनकर नीलांजना नमन से गुस्से में बोली, मुझे कुछ नहीं पता, ये जो कहता है करो, मुझे मेरी बेटी सही सलामत चाहिए, पहले की तरह। ये सुनकर नमन बोला, पागल तो नहीं हो गई? वो हलवा नहीं मांग रहा, इतनी कीमती चीज तोड़ने को बोल रहा है, जो कि मैं इसे बिल्कुल नहीं देने वाला। ये सुनकर मैंने कहा, दुनिया भर का पैसा है तुम लोगों के पास, फिर भी तुम उस पुराने खंडहर के लिए रो रहे हो। मैं सुबह तक देखूंगा और इसके बाद तुम्हारी बेटी को कैसे भी अपना जीवन खत्म करने का बोल दूंगा। ये सब सुनकर नमन को मेरे ऊपर काफी गुस्सा आया और वो मुझे मारने को दौड़ा, लेकिन तभी उसकी बेटी नित्या मेरे और नमन के बीच में दीवार बनकर खड़ी हो गई। नमन ने नित्या को धक्का देकर मेरे पास आने की कोशिश की, लेकिन तभी नित्या ने पास में रखा फूलदान उठाकर नमन के पैर पर मारा, जिससे वो लड़खड़ाकर गिर पड़ा। ये सब देखकर नीलांजना ने नमन को पीछे खींचा और रोते हुए बोली, देखिए जी, ये जो बोल रहा है कर दो, कम से कम इससे बच्चे तो ठीक रहेंगे। तुम अपने बेटे को तो मरवा चुके हो, लेकिन भगवान के लिए मेरे बच्चों को बख्श दो। ये सुनकर नमन ने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं वो घर गिरवा दूंगा, लेकिन पहले मेरी बेटी को ठीक करो। ये सुनकर मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम उस घर को गिरवाओ, मैं तुम्हारी बेटी को आजाद कर दूंगा। इसके आगे नमन कुछ ना कह सका, क्योंकि वो मेरे सामने शर्त रखने की कंडीशन में नहीं था। इसके कुछ दिन बाद नमन अपने कुछ लोगों और बुलडोजर को लेकर उस गांव में गया। उसे वहां देखकर गांव के लोगों ने उससे पूछा कि आखिर वो कौन है और ये बुलडोजर लेकर यहाँ क्यों आया है। तब नमन ने बताया कि इस गांव में जो पुराना खंडहर है वो अब उसका है और वो उसे तोड़कर उसके ऊपर एक होटल बनाएगा। एक खतरा रघु की ओर बढ़ रहा था
और उसे पता ना हो, ये हो ही नहीं सकता। इसलिए वो उस खंडहर से निकलकर अपने लोगों के साथ नमन के पास आया और कहा, आप वो खंडहर नहीं तोड़ सकते क्योंकि वो भूतिया है, और अगर वो टूटा तो उसके अंदर कैद शैतानी आत्माएं बाहर निकलकर उत्पात मचाएंगी। ये सब सुनकर नमन थोड़ा तो डरा, लेकिन फिर उसे अपनी बेटी का ख्याल आया और उसने कहा, ये सब कुछ नहीं होता, और अगर होता भी है तो भी ये मेरी जगह है। मैं उसके साथ चाहे कुछ भी करूं। तुम होते कौन हो बीच में बोलने वाले? इतना बोलने से भी जब नमन नहीं माना तो उसने गांव वालों को इशारा किया और सभी गांव वालों ने मिलकर नमन और उसके लोगों को बाहर खदेड़ दिया। नमन ने मुझे फोन करके ये बताया तो मैंने उससे कहा, एक काम तो तुमसे होता नहीं, सागर और उसकी मां को रास्ते से कैसे हटाया तुमने? मुझे कुछ नहीं पता। वो घर तुड़वाओ वरना अपनी बेटी को भूल जाओ। नमन को जब कुछ नहीं सूझा तो उसने पुलिस वालों को फोन किया। उसने उन सब की जेबें भी गर्म कर दी ताकि वो अपना काम अच्छे से पूरा करें। अब नमन इतने पुलिस वालों के साथ गांव के अंदर घुसा और अब रघु उनके दोबारा सामने आ गया। उसने कहा, तुम लोग एक बार में समझते क्यों नहीं? अगर ये खंडहर टूटा तो काफी बर्बादी आएगी, इसलिए ये सब अपने दिमाग से निकाल दो। ये सुनकर नमन गुस्से में बोला, ठीक है, मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगा। तुम एक काम करो, इस प्रॉपर्टी के जितने पैसे बनते हैं मुझे दे दो और रखो ये अपने पास सजा कर। लेकिन रघु ये कैसे कर सकता था? उसके पास सिर्फ तंत्र शक्तियां थी, पैसा तो उसे तुच्छ लगता था। इसलिए वो बोला, देखिए, मैं एक तांत्रिक हूं, इतना पैसा मेरे पास नहीं है, लेकिन आप लोगों की भलाई के लिए इसे छोड़कर चले जाइए। इन सब से नमन को काफी गुस्सा आया और उसने उन पुलिस वालों की ओर देखा। एक पुलिस वाले ने डंडा उठाया और रघु को पीटने लगा। इसी दौरान नमन गुस्से में बोला, तुझे ज्यादा अच्छाई का कीड़ा काटता है ना ले प्रसाद, चाहे तो तू चुपचाप पैसे खा और चलता बन। अपने गुरु को ऐसे पीटता देखकर रघु के साथी वहां आए और उन लोगों से लड़ने लगे। इसी के साथ ही गांव के काफी लोग भी अब वहां आ चुके थे। इतने लोगों को वहां देखकर नमन थोड़ा घबरा गया था, क्योंकि पिछली बार इन गांव वालों ने उसे कैसे बाहर किया था वो ये भूला नहीं था। लेकिन अब वो कुछ बोलता। उन गांव वालों में से एक बोला, ये तांत्रिक अपने लोगों के साथ यहां आ गया और अब यहां पर उसने ये सब क्या लगा रखा है? ये सब सुनकर रघु के साथी में से एक ने रघु से कहा, ये सब क्या है गुरुदेव? ये लोग होश में कैसे आ गए? रघु को खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था तो वो बोलता क्या। वो हैरानी से चारों ओर देख ही रहा था कि तभी वहां मेरी आवाज आई, क्यों बे रघु, तूने क्या सोचा था कि तू ये सब करेगा और बच जाएगा? मेरी आवाज सुनकर जब रघु ने मेरी ओर देखा तो उसने पाया कि मैं प्रताप और उसके साथियों के साथ उसकी तरफ आ रहा था। इस दौरान मेरे साथ कुछ पंडित, बिंदिया और सागर भी थे। सागर और बिंदिया अदृश्य रूप में थे, इसलिए उन तांत्रिकों के अलावा कोई उन्हें देख नहीं पा रहा था। रघु का मुंह बंद हो चुका था, वहीं गांव वाले भी समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है। तभी एक पंडित बोला, हमने इस घर का शुद्धिकरण कर दिया है, इसलिए अब ये घर सुरक्षित है, उससे अब कोई खतरा नहीं है। इसके बाद मैंने कहा, ये तांत्रिक रघु कुछ लोगों की बलि देना चाहता था और ताकि कोई इसके रास्ते में ना आए, इसलिए इसने गांव के सभी लोगों को अपने वश में कर लिया ताकि समय आने पर ये लोग उसकी ढाल बन सकें। मुझे इसका पता चल चुका था, इसलिए मैंने इस घर के मालिक को ये घर गिराने के लिए कहा। इस तांत्रिक ने इसी घर के अंदर इन लोगों को कैद किया हुआ था, इसलिए कैसे इस घर को गिरने दे सकता था। इसलिए इसने नमन जी को परेशान किया और जब इन लोगों में ये बहसबाजी चल रही थी तब मैंने पीछे से जाकर इन सबको बचा लिया। ये सब सुनकर सभी लोग नमन और मेरी तारीफ करने लगे। नमन को पहले तो काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन अपनी तारीफ सुनने के बाद नमन बिल्कुल शांत हो गया। पुलिस ने रघु और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया और हम लोग भी वहां से वापस जाने लगे। इसी दौरान नमन बोला, तुम्हारा काम तो हो चुका है, तो अब मुझे ये घर गिराने की जरूरत शायद नहीं है, लेकिन तुम मेरी बेटी को तो अब छोड़ दो। इस पर मैंने कहा, मैंने कभी उसका वशीकरण किया ही नहीं था। मैंने उसे अपनी सारी मजबूरी बताई थी। वो भली बच्ची थी,
इसलिए मेरे वश में होने का नाटक किया था। अब तुम जा सकते हो। आज के बाद ना मैं तुम्हें जानता हूं न तुम मुझे। बोलकर मैं प्रताप के साथ बिंदिया और सागर को लेकर घर आ गया। बिंदिया को अब तक होश आ चुका था क्योंकि प्रताप ने उसे ठीक कर दिया था और घर आकर वो मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोई। मैंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, मुझे माफ कर दो कि मेरी वजह से तुम उस तांत्रिक के चंगुल में फंस गई थी, लेकिन अब सब ठीक है। वैसे मैंने तुमसे वादा किया था, याद है कि मैं तुम्हें तुम्हारा प्यार भंवर ढूंढ कर दूंगा। देखो ये मिल गया। अब मैं चाहता हूं कि तुम दोनों मुक्त हो जाओ। प्रताप जी, आप इन दोनों को मुक्ति दिलाने की साधना की तैयारी कीजिए। जितना खर्चा आएगा मैं दे दूंगा। ये सुनकर बिंदिया बोली, मुझे मेरा प्यार तो मिल गया, लेकिन मैं आपको और भाभी को छोड़कर जाना नहीं चाहती। मैं यहीं रहूंगी आप दोनों के पास। ये सुनकर मनीषा ने बिंदिया के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, बिंदिया, तुम बहुत समय से भटक रही हो और अब तुम्हें मुक्त हो जाना चाहिए। तुम्हारी शक्तियां तुम्हारे लिए किसी अभिशाप से कम नहीं। यहां सामान्य लड़कियों का फायदा उठाने वालों की कमी नहीं और तुम तो उनके लिए किसी खजाने से कम नहीं हो। अब तक हमने तुम्हारी हिफाजत की है, लेकिन भगवान ना करे कि भविष्य में तुम अगर किसी गलत हाथों में पड़ गई और हम तुम्हें ना बचा पाए तो क्या होगा। जितना मुश्किल तुम्हारे लिए हमें छोड़ना है, उतना ही मुश्किल हमारे लिए भी तुम्हें छोड़ना है। लेकिन बात को समझो और प्लीज तुम दोनों मुक्त हो जाओ। जीते जी तो तुम दोनों एक ना हो सके, लेकिन उम्मीद है कि उस दुनिया में तुम दोनों हमेशा खुश रहो। इसके बाद बिंदिया और सागर मुक्ति के लिए मान गए और अगले ही दिन हमने उनकी मुक्ति की साधना की, जिसके बाद बिंदिया और भंवर हमेशा हमेशा के लिए हमारी जिंदगी से चले गए। बिंदिया की तलाश इतने सालों बाद आखिरकार पूरी हो चुकी थी। वो मेरी सगी बहन नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं उसे अपनी सगी बहन ही मानता था। इसकी वजह से कभी कभी मुझे बिंदिया की इतनी याद आती कि मैं रोने लगता। दोस्तों, तांत्रिक रघु का जब मेडिकल किया गया तो उसकी बॉडी में रेबीज का वायरस पाया। उस समय सागर ने जिस कुत्ते के अंदर घुसकर रघु को काटा था, ये संक्रमण उससे आया था और अब काफी समय हो चुका था, जिसकी वजह से उसका इलाज भी मुमकिन नहीं था और वो कुछ ही दिनों में मर गया। कहीं रघु के साथी मुझे और मनीषा को परेशान न करें, इसलिए मैं और मनीषा दिल्ली छोड़कर बेंगलोर में शिफ्ट हो गए। वहीं प्रताप अपने साथियों और पत्नी की मौत का बदला लेने के लिए रघु के समूह के साथियों के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपको स्टोरी काफी अच्छी लगी होगी और मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि आखिरकार काफी समय और काफी सारी मुश्किलों के बाद बिंदिया को इन सब से मुक्ति मिल गई और पिछले 200 सालों से वो भटक बैठक रही थी और अपने प्यार को पाने के लिए तड़प रही थी। उसे उसका प्यार भी मिल गया और अब उसे मुक्ति भी मिल गई। और इन सब में जो सबसे ज्यादा साथ उसका दिया तो उसके सगे भाई से भी बढ़कर सरन, जिसने उसके लिए सब कुछ छोड़कर अपनी ऑफिस की नौकरी, अपनी पढ़ाई लिखाई, अपना बाकी काम धाम छोड़कर बिंदिया के लिए पूरी जी जान से जुट गया। और यहाँ तक कि उसने बिंदिया के लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं की। वाकई में ऐसे कलयुग के अंदर सरन जैसे भाई का मिलना बहुत ही मुश्किल है। चलिए अब अपने कुछ साथियों को धन्यवाद करते हैं। बिस्वांत सेठी, गौरव पल फरुखाबाद, नेहा मलिक सोनीपत, अमनप्रीत, शुभेंदु सिन्हा असम, शशि सिंह मुंबई, शहजाद बाबर लाहौर, प्रियंका प्रकाश, नसरीन खान। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद ममता सहाय का, उन्होंने पूरी स्टोरी को तैयार करने में हमारी सहायता की है। चलिए मिलते हैं अगली स्टोरी पर।